नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, सर ये माइक बंद करवा दें। ओके भाई, जिनके देखिए माइक अनम्यूट है काइंडली वो लोग अपने माइक को म्यूट कर दें। देखिए इसमें एक आसान तरीका ये हो सकता है कि आप लोग अपने माइक म्यूट रखें, जिसको सवाल पूछना हो ना वो अपने माइक को अनम्यूट करे और सवाल पूछ के दोबारा म्यूट कर दे, ताकि बाकी स्टूडेंट डिस्टर्ब ना हो। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा मानूर, मैंने आपका मैसेज पढ़ लिया है, ठीक है, कोई इशू नहीं है, राइट? जी भाई, सारे स्टूडेंट कनेक्ट हो गए या अभी हो रहे हैं और भी कनेक्ट? मेरे ख्याल है बाकी हैं स्टूडेंट्स। फाइक आप कनेक्ट हो गए? फाइक हुसैन आ रहे हैं सर, और आ रहे हैं। अच्छा फाइक, मैंने आपको सुबह वो ऐड कर दिया था ग्रुप में, लिंक मिल गया था आपको भी ग्रुप में? अच्छा भाई, कल हमने एक चैप्टर पढ़ा था एंड इट वाज अकाउंटिंग फॉर इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स जी, और मैंने उसकी शाम में शायद कल पीडीएफ भी आपको सेंड कर दी थी, ऐसा ही है? यस सर। आप पीडीएफ तो वैसे फौरन ही बन जी जाती जी। है, यस लेकिन सर। आज तो इंशाल्लाह आपको क्लास के एंड पे सेंड कर दूंगा। कल असल में थोड़ा सा वो जुम्मे की नमाज का टाइम था। फाइक हुसैन, आपका माइक बहुत शोर कर रहा है। ठीक है, गुड। तो कल असल में वो, घर बन जी जी, कल जुम्मे की नमाज का टाइम था तो मुझे जाना था नमाज के लिए फ़ौरन, इसीलिए मैंने आपको फिर वो शाम को उसकी पीडीएफ सेंड कर दी थी। अच्छा आज जो इंशाल्लाह, क्योंकि कल हमने वो चैप्टर पढ़ लिया था, बड़ा आसान सा चैप्टर था, उस पर सिर्फ वो एक तो ये था कि इंटेंजिबल एसेट एमोटाइज होते हैं और टेंजिबल एसेट जो है वो डेप्रिशिएट होते हैं। बाकी उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट की जो कॉन्सेप्ट थे वो मैंने आपको सारे दे दिए। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा यस ठीक है। सर। अच्छा देखिए, अब हमारे पास एक तो सेल टेस्ट का चैप्टर भी है, दूसरा यस अभी सर। एक छोटा चैप्टर है प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज के नाम से ना, तो आज इंशाल्लाह हम उस चैप्टर को करेंगे, प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज, राइट? यस सर। मैं फाइल अभी आपके सामने एक रख रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ एक फाइल, उसमें आप लोग देखेंगे इस चैप्टर में, ये आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर जो है वो 12 है, राइट? आपके सिलेबस का चैप्टर नंबर 12, यस सर। उसका नाम है प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, ठीक है? अच्छा, इस चैप्टर में डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो इंशाल्लाह वी हैव टू डिस्कस, और वो सारी चीज़ें मैं आपको सेंड भी कर दूंगा। इंटेंजिबल एसेट की फाइल जो है ना वो ऑलमोस्ट मैंने कल कॉपी कर दी थी हैंड आउट में, तो दैट्स वाई फिर मैंने आपको सेंड नहीं की, ठीक है? इज दैट क्लियर? यस सर। ओके गुड। अच्छा, अब ये जो आपका प्रोविजन एंड कंटीजेंसी से मेरा ख्याल स्टूडेंट सारे ऑलमोस्ट आ चुके हैं, सो वी हैव टू स्टार्ट राइट नाउ। हुज़ैफा, यस सर। कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर ये इधर भी शुगर मेला लगा रहे हैं। अच्छा, सर ये ऑनलाइन क्लास में शुगर मेला लगा रहे हैं, रिटर्न क्लास ही लेते नहीं थे। चले चले कोई बात नहीं। अच्छा भाई, यार मैंने तुम अपना काम करो ना यार। स्क्रीन पे एक फाइल शेयर की, आपको नजर आ रहा है? एक
मतलब Yes, फाइंड sir. से sir. मुराद, ठीक है। अच्छा बस नाउ वी हैव टू स्टार्ट एंड न्यू चैप्टर। चैप्टर नंबर मैंने बता दिया, कौन सा चैप्टर है आपके सिलेबस का? चैप्टर अभी तो बताया था, किसी ने सुना नहीं गौर से? ये स्टूडेंट कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर भूल गया है सर। चैप्टर नंबर 12, राइट? 12 चैप्टर नंबर 12। कल हमने अपने सिलेबस का कौन सा चैप्टर पढ़ा था? 12 सर। कल जो पढ़ा था भाई? सर 10 पढ़ा था कल। जी वेरी सर गुड, 10 पढ़ा था कल। वेरी गुड। सर कल वाला खत्म हो गया है। जी जी, वो तो बस जनरल कॉन्सेप्ट था, छोटा सा एक चैप्टर था, तो इसीलिए मैंने कल उसको एंड कर दिया था। प्रोविजन एंड कॉन्टीजेंसीज। अच्छा, अब ये प्रोविजन क्या होता है, कंटीजेंसीज क्या होती है, ये भी एक छोटा सा चैप्टर है। इंशाल्लाह थोड़ी देर में ये चैप्टर भी ख़त्म कर देंगे हम, फिर हम कोशिश करेंगे किसी नेक्स्ट चैप्टर पे जाने की, ठीक है? अच्छा अभी भाई ऑनलाइन के दौरान जो ना आप लोगों की क्लासेस जो है वो इसी तरह चलेंगी। फिलहाल जो टाइम टेबल है वो यही है, 11:30 बजे फ्राइडे एंड सैटरडे। इज दैट क्लियर? Yes, sir. ओके सर। अच्छा, ये आपके इसके ऊपर भी एक आईएएस sir. की एप्लीकेशन होती है, और इसके ऊपर जो आईएएस एप्लीकेबल होता है वो है आईएएस 37। कल भी मैंने बताया था कौन सा आईएएस था वो, याद है किसी को? आईएएस 38। आईएएस 38 है सर। 38 है, ये आईएएस 37 है, एंड दैट इज प्रोविजंस एंड कॉन्टीजेंसीज। प्रोविजन किसको कहते हैं, कॉन्टीजेंसीज किसको कहते हैं, ये सारी बातें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सर जी बोले। एमोर्टाइजेशन कैलकुलेट करना आता है पेपर में? आ भी जाएगा, तो जिस तरह डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं इसी तरह एमोर्टाइजेशन होती है, ओके सर। ठीक है? अच्छा नाउ उसमें ये लाइफ गिवन होगी ना आपको? ठीक है सर। छोटा मोटा एमसीक्यू शायद आ जाए, ठीक है? अब नाउ कम टू द पॉइंट। ये मैंने क्या लिखा है, क्या लिखा है? प्रोविजन ऑफ प्रोविजन। ऊपर हेडिंग क्या लिखी है? प्रोविजन एंड कंटिजेंसीज। कंटीजेंसीज, ठीक है? नाउ व्हाट इज अ प्रोविजन? प्रोविजन क्या होता है? अलाउंस सर। अलाउंस होता है, जी और सर। इसके अलावा? इसके अलावा पता नहीं सर। अच्छा भाई, प्रोविजन किसी ने कहा कि अलाउंस होते हैं। देखिए वो जो आप प्रोविजन अलाउंस की बात कर रहे हैं ना, वो एक अलग प्रोविजन होता है, राइट? आवाज सबको क्लियर है? अरशद, रमीज, आपको आवाज आ रही है? यस सर। यस सर, आ रही है। ठीक है, गुड। बाकी सबको आवाज आ रही है? जी सर। ओके गुड। ओके नाउ हमने यहाँ पे लिखा है सबसे पहले प्रोविजन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस व्हाट इज अ प्रोविजन। प्रोविजन क्या होता है जी? एनी आइडिया प्रोविजन क्या होता है? नो अच्छा सर। अब सुने, आईएएस के मुताबिक प्रोविजन क्या होता है। आईएएस कहता है प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। प्रोविजन क्या है? एक लाइबिलिटी। यस, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। अब लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो लायबिलिटी की डेफिनेशन किसी को याद है? सर जी क्या डेफिनेशन थी? ऑब्लिगेशन। हाँ, ऑब्लिगेशन। उधार। लायबिलिटी किसको कहते हैं? ऑब्लिगेशन को, ऑब्लिगेशन। ठीक है? अच्छा अब बात ये है कि प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। लायबिलिटी आप लोगों ने कहा कि कहते हैं सर ऑब्लिगेशन को, लेकिन क्या हम जो लायबिलिटी की बात करते हैं, जैसे मैंने आपसे क्रेडिट पे गुड्स खरीदी, इज दिस अ लायबिलिटी और नॉट? यस सर, लायबिलिटी। Yes, sir. Liability होगी. लायबिलिटी है, लेकिन वो प्रोविजन नहीं है। प्रोविजन फिर क्या है? प्रोविजन जो है ना, अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन
Uncertainty. टाइमिंग और अमाउंट। अनसर्टेन, टाइमिंग और अमाउंट। इज दैट क्लियर? यस सर। क्या लिखा है मैंने? प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। प्रोविजन एक ऐसी लाइबिलिटी है जिसकी टाइमिंग क्या होती है? अनसर्टेन, और उसकी Uncertain. अमाउंट भी क्या होती है? Uncertain. अनसर्टेन। अब Uncertain. अनसर्टेन से क्या मुराद है? मतलब आपको नहीं पता कि वो लाइबिलिटी कब होगी, आपको नहीं पता कि वो लाइबिलिटी कितने की होगी। अच्छा, अब पहले तो एक बात सुने कि ये अनसर्टेन फिर रिकॉर्ड कैसे करें सर जब पता ही नहीं है कि कब है, कितने की है। ये मैं भी आगे डिफाइन करता हूँ। पहले मैं एक चीज समझाना चाह रहा हूँ। ऑब्लिगेशन को भी हम दो हिस्सों में ब्रेक करेंगे। कितने हिस्सों में? दो हिस्सों में सर। दो हिस्सों में। एक होगा लीगल ऑब्लिगेशन और एक होती है कंस्ट्रक्टिव। एक क्या होती है? लीगल Constructive. और एक होती है कंस्ट्रक्टिव। लीगल ऑब्लिगेशन क्या होती है? जो किसके Weak and मुताबिक हो? wide form में होता है। बाय While या बाय कॉन्ट्रैक्ट। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन कौन सी होती है? जो आप सेल्फ कंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, अभी एक्सप्लेन करूंगा, बस आप लोग ये लिखिएगा नहीं, मैं आपको भेज दूंगा पीडीएफ फाइल। अभी आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट? ये कुछ वर्ड लिखे मैंने समझाने के लिए। क्या लिखा है मैंने? ये जी नजर आ रहा है क्या लिखा है मैंने? ये वैलिड एक्सपेक्टेशन। और पास्ट पास्ट प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। अच्छा, गुड। इधर देखिएगा, हमने कहा प्रोविजन। प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी, लेकिन वो कौन सी लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी ऑफ प्रोविजन इज अ लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। जिसकी टाइमिंग नहीं पता होती, टाइमिंग, जिसकी अमाउंट नहीं पता होती। ठीक है। अच्छा, अगर लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का मतलब ये आपकी क्या है? लाइबिलिटी का मतलब आपकी क्या है? ये लाइबिलिटी है तो उसको क्या बोलते हैं लाइबिलिटी को भाई? ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन मैंने कहा दो किस्म की होती है। ऑब्लिगेशन जी, कितनी किस्म की ऑब्लिगेशन है? दो। एक कौन सी है? लीगल। और दूसरी कौन Legal. सी है? Constructive. ओके। अच्छा, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन लीगल एंड कंस्ट्रक्टिव? लीगल वो होती है जो कानून के मुताबिक हो, लॉ के मुताबिक हो, और कंस्ट्रक्टिव वो जी होती है जो आप खुद बनाते हैं, खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। आपकी पास प्रैक्टिस की वजह से एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है लोगों के जहन में, और वो भी आपकी क्या बन जाती है फिर अल्टीमेटली? किसमें काउंट होना शुरू हो जाती है? लाइबिलिटी में। इज दैट क्लियर? लाइबिलिटी में। यस सर। अच्छा, अब इसमें देखें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर कंस्ट्रक्टिव का कोई एग्जांपल? हाँ, देखिए मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, ठीक है। अच्छा, एक तो होता है कि कंपनी की सेट पॉलिसी होती है, वेल डिफाइन होती है। पॉलिसी में लिखा हुआ होता है कि आपको हर साल बोनस मिलेगा ईद पे और बकरा ईद पे। अब ये उनकी लायबिलिटी है बोनस देना आपको या नहीं है? वेल डिफाइंड पॉलिसी है। यस सर, लायबिलिटी है और लिखा हुआ भी है, ठीक है ना? लॉ के मुताबिक है या नहीं है? मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हो गई या नहीं हो गई? सर ये लीगल है ना, ये लीगल कहलाएगी। लीगल कहलाएगी। अब आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे कोई ऐसी सेट पॉलिसी नहीं है, कोई मेंशन नहीं है कि आपको जो है ना ईद या बकरीद पे बोनस मिलेगा। लेकिन आपके जो बॉस हैं, आपके जो मालिक हैं, वो बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मतलब लोगों का सखी दिल है। और वो उनकी कोई पॉलिसी नहीं है, वो हर साल ईद पे और बकरीद पे आपको क्या देते हैं? जानवर। अरे बोनस देते हैं। बोनस देते हैं। क्या देते हैं? बोनस। अब इसका मतलब है क्या? वो उनकी अब इसका मतलब है उनकी पास्ट प्रैक्टिस ऐसी है कि यूजर के जहन में एक वैलिड क्या क्रिएट हो जाती है? एक्सपेक्टेशन। वेरी गुड।
आपके जहन में एक वैलिड एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाती है कि भाई मुझे यहाँ से हर ईद बकरीद पे क्या मिलता रहेगा, बोनस मिलता Yes, sir. रहेगा। तो क्या वो Bonus. लायबिलिटी उनकी लीगल है या उन्होंने खुद बनाई है वो लायबिलिटी? खुद बनाई है सर, कंस्ट्रक्टिव है। हाँ, जो चीज हम खुद बनाते हैं ना वो हम कहते हैं सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, ऐसा ही है, सेल्फ बनाई है हमने, ये सेल्फ, यस सर। तो वो कौन सी सही है ऑब्लिगेशन बन सर, जाती है? कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन। अच्छा, ये सबको क्लियर हो गया? दो किस्म की ऑब्लिगेशन सबको? अच्छा, वेरी गुड। अब सुने, हमने कहा प्रोविजन एक ऐसी लायबिलिटी जिसकी टाइमिंग नहीं पता होती और जिसकी अमाउंट भी नहीं पता होती, अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। तो भाई ये अब ये कैसी लायबिलिटी है? अब जैसे मैंने आपसे गुड्स खरीदी क्रेडिट पे, तो ये भी लायबिलिटी होती है या नहीं होती? क्रेडिट पे लायबिलिटी यस सर होती है। अच्छा, मैंने आपसे 2 लाख रुपए की गुड्स खरीदी क्रेडिट पे, 2 महीने के क्रेडिट पे, तो क्या मुझे टाइमिंग पता है कितने महीने में पे करना है? 2 महीने में सर। अच्छा, क्या मुझे अमाउंट पता है? जी सर। कितना अमाउंट पे करना है? 2 लाख रुपए। 2 लाख 2 रुपए लाख अमाउंट भी 2 लाख पता है, सर। 2 महीने में पे करना है, और अमाउंट के साथ साथ क्या पता है? टाइम भी पता है। टाइमिंग में तो टाइम भी पता है। अब बात ये है कि ये प्रोविजन नहीं है, ये प्रोविजन नहीं है प्रोविजन कौन सी लायबिलिटी है? जिसका टाइमिंग और अमाउंट नहीं पता हो। हाँ, अब आप बोलेंगे सर इसकी कोई एग्जांपल तो दें, ऐसे तो सर समझ ही नहीं आ रहा। अब जरा एग्जांपल देते हैं आपको। अब एक बात सुने, फॉर एग्जांपल आप इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बिजनेस करते हैं। आप क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का बिजनेस। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम का बिजनेस। आपने पूरा साल सेल की और ब्रांड न्यू प्रोडक्ट बेचते। इलेक्ट्रॉनिक आइटम ब्रांड न्यू बेचोगे तो कस्टमर को वारंटी कार्ड देने पड़ते हैं। जी सर। अच्छा, साल खत्म हो गया तो क्या वारंटी एक्सपायर हो गई? अभी आपका साल खत्म हुआ है, मतलब अगर आपका ईयर एंड जन टू दिसंबर था तो क्या सारे वारंटी कार्ड एक्सपायर हो गए? नहीं नो सर। अभी आपने दिसंबर में सेल की, वो अगले दिसंबर तक वारंटी क्लेम करने आ सकते हैं। अगर 3 साल की जी वारंटी सर। दी है, अगले 3 साल तक वारंटी क्लेम करने आ सकते हैं। तो भाई ये बताओ, तो आपके पास कस्टमर अगर वारंटी क्लेम करने आएगा तो क्या वो आपकी लायबिलिटी है, यस और नो? यस सर है। है ना? लायबिलिटी है सर। क्योंकि आपने उनको क्या दिया था? टाइमिंग दिया था सर। नहीं सर वो हमने वारंटी कार्ड दिया था ना, तो वो हमारी लायबिलिटी ठीक कहलाएगी। है, हमने वारंटी कार्ड दिया था, हमारी लायबिलिटी कहलाएगी, राइट? अब आप यस मुझे सर। अब आप मुझे ये बताओ मेरे भाई, ये लीगल ऑब्लिगेशन है या कंस्ट्रक्टिव? ये लीगल है सर। लीगल ऑब्लिगेशन है। अच्छा, आपको पता है कि वारंटी क्लेम करने कस्टमर कब आएगा? नो सर। नो सर। आपको ये पता है कि क्या हुआ? ये आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा भाई ये बताएं, आपको पता है कि कस्टमर कब वारंटी क्लेम करने आएगा? नो सर। अच्छा, आपको ये पता है कितनी अमाउंट का क्लेम करने आएगा? नो सर। क्योंकि ये तो लेकिन आपकी लायबिलिटी है या नहीं? यस सर, लायबिलिटी है। तो IS 37 कहता है इसका आप प्रोविजन बना लें, पहले से एक विजन बना लें। प्रोविजन, विजन समझते हैं, तसव्वुर, इसकी एक लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लें। क्या कहा मैंने? इसकी एक लायबिलिटी रिकॉर्ड कर लें। अब रिकॉर्ड कर ले तो आप एक सवाल इस पे ऑब्जेक्शन उठाओगे, सर अमाउंट तो पता ही नहीं है, कैसे रिकॉर्ड कर लें सर? यस सर। सर अमाउंट तो पता ही नहीं ना है। टाइमिंग पता है। चलो टाइमिंग का इशू नहीं है, अमाउंट तो पता हो ना। लायबिलिटी की एंट्री बनाओगे तो पेबल क्रेडिट करोगे या नहीं करोगे? यस सर। वारंटी एक्सपेंस डेबिट, वारंटी पेबल क्रेडिट, ये एंट्री बनेगी ना? यस सर। जी सर। लेकिन सर अमाउंट तो पता ही नहीं है, अब क्या करें? अब चलो भाई IS से पूछते नहीं, अब हाँ परसेंटेज क्या है जो भी है, अब IS से पूछते हैं कि भाई लायबिलिटी कैसे रिकॉग्नाइज होती है। ठीक है, लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी, कौन सी वाली? ये लीगल नहीं, लीगल हो या कंस्ट्रक्टिव हो उसका मसला नहीं है, लेकिन वो नाम क्या दिया हुआ उसको टॉप पे, क्या नाम दिया हुआ है? प्रोविजन सर। हाँ, तो अब हमने देखना है कि प्रोविजन कब बनेगा। प्रोविजन कब बनेगा? रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, ये किसका रिकॉग्निशन क्राइटेरिया बता रहा हूं?
प्रोविजन प्रोविजन कब बनेगा? लायबिलिटी का। जब कितनी बातें होंगी? बताएं कितनी बातें होंगी जब? मैंने कुछ इशारा दिया है यहाँ 3 पे। बातें। वेरी गुड। कितनी बातें होंगी? 3। पहली बात होती है कि वो आईएएस कहता है कि आपकी ऑब्लिगेशन हो, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन क्या हो आपकी? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अब आईएएस कहता है चाहे वो ऑब्लिगेशन लीगल हो, चाहे वो ऑब्लिगेशन कंस्ट्रक्टिव हो, ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, चाहे वो लीगल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव। हाँ, पहली बात क्या होनी चाहिए? ऑब्लिगेशन होना चाहिए। दूसरी बात प्रोबेबल आउटफ्लो हो। क्या हो? प्रोबेबल आउटफ्लो। हाँ, अब प्रोबेबल का क्या मतलब होता है ये समझा देता हूँ। क्या हो सकता है? अच्छा एक बात सुने, प्रोबेबल का मतलब होता है मोर देन 50% चांस हो कि आपको पे करना पड़ेगा। मोर देन 50% चांस हो कि आपको पे करना पड़ेगा। अच्छा, तीसरी बात होती है, अब तक क्या चीज आपके सामने नहीं आ रही है? अमाउंट, एस्टिमेशन, एस्टिमेटेड अमाउंट। आप एक अमाउंट क्या कर लो? एस्टिमेट करके रिकॉर्ड कर लो। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब एक बात सुने गौर से कि अच्छा अरशद, फर्स्ट वाला था प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, चाहे वो लीगल ऑब्लिगेशन हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो। सेकंड था प्रोबेबल आउटफ्लो, अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है प्रोबेबल आउटफ्लो का। और तीसरा है कि अमाउंट आप क्या कर लो? एस्टिमेट। हाँ, अब एक बात सुने, और मैं कुछ चीजें और लिख रहा हूँ नीचे, कुछ परसेंटेज समझाना चाह रहा हूँ इस आईएएस के हवाले से। एक होता है लेस देन 5%, क्या लिखा है मैंने? लेस देन 5%। और एक होता है 5 से लेके 50%, और एक होता है 51 से 95%, और एक होता है मोर देन 95%। ये मैंने कितनी परसेंटेज बना दी? 4। अगर किसी चीज के होने का चांस 5% से कम हो तो उसको कहते हैं रिमोट। क्या कहते हैं? रिमोट। यस, रिमोट का मतलब होता है ना होना। क्या मतलब होता है? रिमोट का मतलब क्या होता है? ना होना। हाँ, रिमोट। अब जैसे मैं भी आपको कहूँ कि आज बहुत तेज बारिश होने वाली है, आपने कहीं से सुना है महकमा मासूमियात से कुछ? नो। तो फिर नो क्या सर। मेरी इस बात का चांस क्या है? पॉसिबिलिटी क्या है? रिमोट है, रिमोट है, लेस देन 5%। सर आप कैसी बात कर रहे हैं? रिमोट चांस है। मैं आपको बोलूं पीर से क्लासेस फिजिकल होने वाली है रिमोट रिमोट है सर, रिमोट है ना। अभी हमें पता है कि इम्पॉसिबल। हाँ, अभी ये चीज नहीं है ना पॉसिबल मेरे भाई, 0% से लेस। ये रिमोट चांस है। ठीक है। अच्छा, एक होता है 5 से लेके 50%, उसको कहते हैं पॉसिबल। क्या कहते हैं? पॉसिबल। डबल एस आएगा ना? सर यस सर। IBLE। अच्छा, अगर किसी काम के होने का चांस 51 से लेके 95% हो उसको कहते हैं प्रोबेबल। क्या कहते हैं? प्रोबेबली हो, हम कहते हैं ना यार प्रोबेबली हो जाएगा ये, राइट। और किसी चीज के होने का चांस मोर देन 95% हो, कितना हो? पॉसिबल। पॉसिबल तो नहीं है, पॉसिबल तो ऊपर था भाई, उसको बोलते हैं श्योर, सर्टेन। क्या बोलते हैं? श्योरिटी। सर्टेन का मतलब होता है यकीनी। सर्टेन का मतलब क्या होता है? यकीन। ठीक है। अब एक बात सुने, प्रोबेबल को वैसे आईएएस ने कहा है मोर लाइकली देन नॉट। प्रोबेबल को क्या बोला है? मोर लाइकली देन नॉट। क्या बोले? मोर लाइकली देन नॉट। हाँ, मोर लाइकली का मतलब होता है लाइक होने का चांस ज्यादा हो ना होने के मुकाबले में।
अच्छा, ये मैंने लिखा है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोविजन, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया ऑफ अ प्रोविजन। तो प्रोविजन कब बनेगा? जब कितनी बातें हों आपके सामने? 3 बातें सर। 1 2 3, और ये तीनों बातें एट द सेम टाइम होनी चाहिए। यानी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी हो, ऑब्लिगेशन चाहे लीगल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव। हाँ ठीक है। दूसरी बात, मतलब मैं यहाँ ब्रैकेट में ले देता हूँ, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब चाहे वो लीगल हो चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो, आईएएस कहता है पहली बात आपको मिल जाती है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आउटफ्लो प्रोबेबल हो। प्रोबेबल का मतलब मैंने क्या बोला? मोर लाइकली देन नॉट। हाँ, मोर लाइकली देन नॉट का मतलब होता है होने का चांस ज्यादा है ना होने के कम है, चांसेस ना कम। होने के मुकाबले, यानी पैसे आपको देने पड़ेंगे। अच्छा, एस्टिमेटेड अमाउंट रिलायबली मेजरेबल हो। रिलायबली मेजर। हाँ, रिलायबली मेजरेबल। अब ये रिलायबली मेजरेबल क्या होता है? यानी आप उसकी मेजरमेंट कर सकते हो रिलायबल कुछ एस्टिमेशन के साथ। इज दैट क्लियर? यस सर। जी सर। अच्छा, पहली बात तो सुन ले, प्रोविजन हमने स्टार्ट किया है, फिर कंटीजेंसी भी पढ़नी है। पहली बात सुनो, प्रोविजन किसको बोलते हैं, क्या किसको कहते हैं? लायबिलिटी जो अनसर्टेन हो और उसके अमाउंट में ना पता हो। वेरी गुड। जिसकी लायबिलिटी की अमाउंट और टाइमिंग क्या हो? टाइमिंग ना पता हो। हाँ, ना पता हो, अनसर्टेन हो। फिर मैंने आपको मिसाल दी जैसे वारंटी। अभी मैं आपको बहुत सारी मिसालें देने जाऊंगा आगे, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात फिर हमने कहा ऑब्लिगेशन दो किस्म की है, लीगल और कंस्ट्रक्टिव। अब चाहे लीगल ऑब्लिगेशन हो चाहे कंस्ट्रक्टिव हो, कंस्ट्रक्टिव। पहला पॉइंट आपका मिल गया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। दूसरा आप सोचे यार प्रोबेबल आउटफ्लो, आउटफ्लो होने का चांस कितना है? अगर रिमोट चांस है तो नहीं बनेगा प्रोविजन, पॉसिबल चांस है तब भी नहीं बनेगा। चांस क्या होना चाहिए आउटफ्लो का? आउटफ्लो का चांस यानी आपको नजर आए कि हाँ पे करना पड़ेगा। और अच्छा, और उसकी अमाउंट आप क्या कर सकते हो? एस्टिमेटेड कैलकुलेट कर सकते हो, राइट? कैलकुलेट कर सकते हैं। हाँ। अच्छा, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूँ, ये रिमूव कर दूंगा, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। एक जगह मैं पढ़ा रहा था, आपको पता ना मैं आगे जो पढ़ाता हूँ ये सेमेस्टर 4 वालों को फाइनेंशियल अकाउंटिंग, तो उनका तो टोटल सिलेबस ही ना आईएएस बेस होता है, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। आप लोगों को तो खाली हल्का फुल्का हम एक कॉन्सेप्ट, हालांकि यहाँ पे आईएएस का रेफरेंस नहीं भी दूंगा तो आपको चल जाएगा। उनका टोटल सिलेबस किस पे बेस कर रहा होता है? आईएएस पे। आईएएस पे। तो उनके सिलेबस में भी आईएएस 37 है। वहां पे मैं सवाल करवा रहा था, उस पर कंपनी का नाम था जो मैंने ये बोर्ड पे लिखा है समझाने के लिए। क्या नाम लिखा है मैंने? ये क्या नाम लिखा है? ताज कॉर्पोरेशन। हाँ। अच्छा, ये बताओ प्रोविजन कब बनता है? जब कितनी बातें होती है? तीन बातें। याद रखिए, तीनों बातों का नजब, मैं ये सारी पीडीएफ भेज दूंगा। नजब, सैयद नजब, सारी फाइल आपको मिलेगी, टेंशन नहीं ले। अच्छा, ये बताए अगर तीन में से दो बातें होंगी तो प्रोविजन बनेगा? नो सर। नो हाँ, सर, याद नो रखिए, तीनों बातें एट द सेम टाइम चांस होना नहीं है। जरूरी है। तीनों बातें एट द सेम टाइम होना जरूरी है। अच्छा, अब एक बात सुने, जरूरी यहाँ पर एक मिसाल आपको दे रहा हूँ। है। उस सवाल में था, मैं सेमेस्टर 3 वालों को पढ़ा रहा था, और एक सवाल मैंने किसी इंटरनेशनल बुक से कॉपी किया था। उस सवाल में लिखा हुआ था एक कंपनी है ताज कॉर्पोरेशन, वो कह रहे थे उसने अपने कॉम्पिटिटर का ट्रेडमार्क मिस यूज कर लिया है। उसने अपने कॉम्पिटिटर का ट्रेडमार्क मिस यूज कर लिया, तो क्या उसके ऊपर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होगी या नहीं होगी? उसका केस चल रहा है कोर्ट में, फैसला भी नहीं आया है, कॉम्पिटिटर ने केस कर दिया इसके ऊपर, तो क्या ताज कॉर्पोरेशन होगी? और ये लीगल है या कंस्ट्रक्टिव है? सर लीगल है। लीगल है ना भाई, आपने कानून की खिलाफ वर्जी की है। आपने किसी का कॉम्पिटिटर का ट्रेडमार्क क्या कर लिया?
मिस यूज कर लिया। पहला पॉइंट मिल गया ऑब्लिगेशन वाला। चोरी कर लिया। हाँ, चोरी की आपने। दूसरा पॉइंट, तो क्या अब केस अदालत का फैसला आप क्या समझते हो? आपने किसी का ट्रेडमार्क मिस यूज किया है, यस सर, मिल गया। अदालत का फैसला आपके खिलाफ आना चाहिए, आपके फेवर में आना चाहिए? जी सर भाई। ये माइक बंद करवाएं, फिर जी। किसी के बच्चों की रोने की आवाज और शोर की आवाजें आ रही हैं। यार जिनके माइक ओपन है काइंडली अपने माइक ऑफ कर ले। अच्छा, अब ये बताएं भाई, अगर ताज कॉर्पोरेशन ने किसी का ट्रेडमार्क मिसयूज किया है तो क्या ताज कॉर्पोरेशन को उसकी ऑब्लिगेशन है? पहला पॉइंट बताएं, ऑब्लिगेशन है या नहीं? जी स्टूडेंट, उसकी ऑब्लिगेशन है या नहीं है? सर है। अच्छा ये बताएं, अब फैसला उसने केस किया हुआ है, अभी फैसला आया नहीं है, फैसला अभी आया नहीं आया है, नहीं। लेकिन क्या आपको लगता है आपके फेवर में आएगा, आपके अगेंस्ट में आएगा? आपने गलत काम किया हुआ है, फेवर में आएगा सर। फेवर में आएगा सर अगेंस्ट में आएगा ना। या क्या पाकिस्तान में रह रहे हो क्या भाई? फैसला किस में आएगा? सर अगेंस्ट में आएगा। अगेंस्ट में आएगा। अब मुझे ये बताओ, जब अगेंस्ट में आएगा तो क्या आपको पेमेंट करनी पड़ेगी? पेमेंट करने का चांस कितना है? प्रोबेबल है या नहीं? प्रोबेबल मोर देन 50% है, आपको पे करना पड़ेगा। यस सर। मोर देन 50%। प्रोबेबल आउटफ्लो, प्रोबेबल आउटफ्लो। आउटफ्लो। अच्छा अब आप बताएं, अभी आपको क्या नहीं पता? सर एस्टिमेटेड अमाउंट। हाँ, अभी आपको एस्टिमेटेड अमाउंट नहीं पता। आपके कॉम्पिटिटर ने आप पे केस कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अभी फैसला नहीं सुनाया, आपको पता है आपकी ऑब्लिगेशन भी है, आपको पता है आपके ऊपर एक प्रोबेबल आउटफ्लो भी रिक्वायर्ड होगा क्योंकि आप केस हार जाओगे, आपने गलत काम किया है, लेकिन अभी आपको ये नहीं पता कि आपको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। अब आप क्या करोगे? उस सवाल में लिखा हुआ था ताज कॉर्पोरेशन ने अपने लीगल एडवाइजर से पूछा। किससे पूछा? लीगल एडवाइजर। अब वो तो ये लीगल एडवाइजर, लीगल एडवाइजर जो होते हैं, कंसल्टेंट जो होते हैं, वो तो इसी चीजों में डील कर रहे होते हैं। क्या वो आपको एस्टिमेटेड अमाउंट बता सकते हैं? नहीं बता सकते? यस सर बता सकते हैं। उसने आपको एस्टिमेटेड अमाउंट बता दी। उसने बोला भाई आपको 10 मिलियन का पे करना पड़ेगा तकरीबन। उसने एवरेज बताई है, एस्टिमेटेड कितनी अमाउंट बताई है? 10 मिलियन। 1 करोड़ रुपए। हाँ, 1 करोड़। तो क्या वो 10 मिलियन से प्रोविजन बनाएगा या नहीं बनाएगा? बनाएगा सर। हाँ, बनाएगा सर। वो बोलेगा एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। हाँ, कितने से बना देगा? फिलहाल कितने रुपए से? 10 मिलियन। हाँ, बाकी आगे जो फाइनल डिसीजन आएगा उसके बाद उसको एडजस्ट कर देंगे, लेकिन इनिशियली देखिए, याद रखें, एस्टिमेट करना कोई मसला नहीं होता। हम अपने पास्ट को देखते हुए क्या फ्यूचर को फोरकास्ट नहीं कर रहे होते? देखो इसने क्या एंट्री बनाई है, मैंने कुछ एंट्री बनाई, नीचे नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर। क्या एंट्री बनाई है? एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। हाँ, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। कितना एस्टिमेटेड अमाउंट पता चले? 10 मिलियन। 1 करोड़। 10 मिलियन। तो मैंने यहाँ पे सपोज 10,000 अभी छोड़े, सपोज करें एस्टिमेटेड अमाउंट कितनी थी? 10,000। तो 10,000 से मैंने एक एंट्री बना दी, एक्सपेंस डेबिट पेबल क्रेडिट। पेबल की नेचर क्या होती है? लायबिलिटी। हाँ, और प्रोविजन की डेफिनेशन में क्या था? प्रोविजन इज अ ऑब्लिगेशन। लायबिलिटी, प्रोविजन इज अ लायबिलिटी। और लायबिलिटी को क्या कहते हैं? ऑब्लिगेशन। तो ये आपने पेबल क्रेडिट किया है, मतलब ये आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया एक तरीके से? प्रोविजन। वेरी गुड। ऑब्लिगेशन सर। ऑब्लिगेशन तो है, लेकिन आपने क्या रिकॉर्ड कर दिया? प्रोविजन। प्रोविजन कब रिकॉर्ड होगा? जब कितनी बातें होंगी? 3 बातें। नंबर 1 प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, नंबर 2 प्रोबेबल आउटफ्लो, नंबर 3 एस्टिमेटेड अमाउंट। वेरी गुड। Estimated amount. क्या इसने गलत काम किया था, ट्रेडमार्क मिस यूज किया था, इसकी ऑब्लिगेशन थी? यस सर। इसके बाद जाहिर सी बात है प्रोबेबल आउटफ्लो भी नजर आ रहा था। एस्टिमेटेड अमाउंट इसने कहाँ से जाके पूछ ली, किससे कैलकुलेट करवा ली? कंसल्टेंट या लीगल एडवाइजर से। अब एक बात सुने मेरी गौर से, देखिए एस्टिमेशन हम बहुत सारी चीजों में करते हैं। जैसे मैं आपको मिसाल दूं, जब आप पेपर दे के आते हैं किसी भी क्लास का,
तो आपको अंदाजा होता है एस्टिमेटेड आपने पेपर में क्या किया, रिजल्ट क्या आने वाला है, होता है या नहीं यस होता? सर, होता है जी सर। सर। क्योंकि हम बहुत सारी चीजों को एस्टिमेट करते हैं। देखिए एस्टिमेट करने के लिए इंसान खासतौर पे अपने पास को देखता है। जैसे मैं मिसाल दूं, अगर आज कोई मैच होने जा रहा है, एक मिसाल दे रहा हूँ, अभी हो नहीं रहा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेस जिम्बाब्वे, आप क्या बोलोगे कौन जीतेगा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया। मोर देन 95% चांस है कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। ठीक है, मैंने मोर देन 95% बोला है, 5% ये भी रखा है कि शायद 4-5% चांसेस जिम्बाब्वे जीत जाए। लेकिन हम पास हिस्ट्री को देखें तो तकरीबन शायद 99% ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे के मैच में कौन जीता है? 99% ऑस्ट्रेलिया। तो हम ऑस्ट्रेलिया। पास को देखते हुए फ्यूचर को क्या करते हैं? ऑस्ट्रेलिया। एस्टिमेट करते हैं। देखिए इसी तरह हम बहुत सारी वैल्यूज जो है ना, एक बात ध्यान में रखिएगा, अल्लाह ताला ने इंसान को अकल अता की है, अल्लाह ताला ने इंसान को जहन दिया है, अल्लाह ताला ने इंसान को इल्म दिया है। ये साइंसदान इल्म की बेस पे बताते ना कल बारिश होने का चांस है। अभी आप सुन रहे होंगे न्यूज आ रही है कि शायद लास्ट जो हमारा वीक होगा दिसंबर का वो टफ जाएगा सर्दी में। कुछ लोग कह रहे हैं कि -1 या 0 पे चला जाएगा। तो ये क्या कर रही है, कैसे फोरकास्ट करते हैं जी, कैसे फोरकास्ट करते हैं ये लोग? आवाज आ रही है आप लोगों को? सर एस्टिमेट करते। यस सर, आ रही है। एस्टिमेट करते हैं भाई। एस्टिमेशन सर कैसे? आपकी आवाज नहीं आ रही बिल्कुल भी। अब आ रही है आवाज? अब आ रही है सर। जी अब आवाज आ रही है? जी सर अब आ रही है। ओके गुड गुड। वो थोड़ा सा नेट जो है ना शायद प्रॉब्लम कर गया था, अब सही हो गया है। अच्छा मैं ये कह रहा था कि ये महकमा मासूमियात वाले कहते हैं कि कल बारिश हो जाएगी या मौसम ऐसा हो जाएगा। अभी सुनने में आ रहा है लास्ट वीक जो होगा दिसंबर का टफ होगा, बहुत सर्दी होगी। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं? अल्लाह ताला ने इल्म दिया है, इल्म की मदद से करते हैं ना। तो इंसान बहुत सारी चीजें एस्टिमेट कर रहा होता है। इज दैट क्लियर? जी सर। यस सर। अच्छा सर अब जी बोले। सर अगर ये एस्टिमेशन गलत हो गया तो वो आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल आपने 10,000 रुपए की रिकॉर्ड की, 12,000 की लाइबिलिटी बन गई, 2,000 रुपए और रिकॉर्ड कर लोगे। अगर हम एक्सपेंस ज्यादा किया तो वो बाद में रिवर्स रेवेन्यू कर होगा, देंगे, क्या होगा? रिवर्स कर देंगे उसको। ठीक है सर। सैयद नजब आपने हैंड रेस किया, कोई सवाल है आपका? जी सर। सर वो कह रहा था कि पिछले पेजेस दिखाएंगे जो आपने लिखा है नजब एंड में एक बार। मैं सारी कॉपी आपको भेज दूंगा, वैसे आप देख लो, मसला नहीं है। ये लो भाई टेंशन नहीं लो सर, पीडीएफ भेज देंगे। हाँ क्यों पीडीएफ टेंशन सेंड कर देते हैं सर ग्रुप में। ये लो और बोलो। सही है भाई? इज दैट क्लियर? ओके सर, थैंक यू। अच्छा अब ये बताओ इस चैप्टर में कितनी बातें लिखी हुई है ऊपर? कितनी दो बातें बातें लिखी? लिखी हुई है। एक लिखा हुआ है। सर दो बात। एक दो प्रोविजन बातें लिखी हुई है। और दूसरी कॉन्टिजेंसीज। कॉन्टीजेंसीज। क्या लिखा हुआ है? अच्छा मैंने Contingencies। प्रोविजन पढ़ा दिया, यस सर। पढ़ा दिए। समझ में आ गया? यस सर। यस कब सर। बनेगा ये भी बता दिया। यस सर। यस सर। लेकिन याद रखना तीनों बातें होना चाहिए, एक भी बात नहीं होगी प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगा। नहीं होगा। हाँ प्रोविजन रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रोविजन उस वक्त रिकॉर्ड होगा जब आपके पास प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, प्रोबेबल आउटपुट नजर आ रहा हो और एस्टिमेटेड अमाउंट आप कैलकुलेट कर। एक भी पॉइंट मिस हो गया प्रोविजन नहीं बनता, रिकॉर्ड ही नहीं होता। अभी देखो मैंने Yes, sir. रिकॉर्ड करके दिखा है, इधर देखो रिकॉर्ड हुआ है। यस सर। अच्छा अब एक बात सुनिएगा, एक बात आपको समझा रहा हूँ और जरा गौर से देखिएगा। वो ये है, मैंने कहा सिलेबस में दो चीजें हैं, एक है प्रोविजन और दूसरा क्या है? दूसरा क्या है? कंटिजेंसीज। हाँ कॉन्टीजेंसीज राइट। अच्छा ये जो कॉन्टीजेंसीज होता है ना, कॉन्टीजेंट एक जनरल वर्ड होता है। मोहम्मद हुसैन रेज हैंड, कोई सवाल है आपका? मोहम्मद हुसैन, मुशाहिद हुसैन कोई सवाल है आपका? सर प्रोविजन पेएबल लिखा है ना सर आपने, जी तो ये रिसीवेबल भी हो सकता है ना सर? वो कंटीजेंट एसेट होगा, बताता हूँ रुक जाओ अभी, ठीक है। हाँ। अच्छा भाई कंटीजेंसीज, अब मैं ये कह रहा हूँ कि कंटीजेंट का मतलब होता है ऐसी चीज जिसका होना या ना होना आपके कंट्रोल में ना हो।
नहीं अब मैं जैसा आपको मिसाल दूं, सपोज करें अभी तो हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? ऑनलाइन। ऑनलाइन। सपोज करें फिजिकल क्लास हो रही थी और हम क्लास में बैठे हुए थे और हमने देखा कि क्लास में जुल्फिकार साहब जब आए ना तो अम्ब्रेला लेकर आ रहे थे क्लास में। क्या लेके आ रहे थे? अम्ब्रेला। छतरी। अच्छा, हम छतरी कब लेकर आते? बारिश बारिश का मौसम हो या बारिश तेज हो तब भी। एक्सपेक्ट, देखिए सपोज करें नॉर्मल मौसम है, बिल्कुल ना धूप तेज है ना नॉर्मल मौसम है, छतरी की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम अम्ब्रेला कब लेके आते? सर जब नहीं ली होगी, दिखाने आ रहे होंगे। सुन तो यार, प्लीज 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 बारिश प्लीज, जब बारिश होती है या हम सोचते हैं कि यार आज एक्सपेक्टेड है बारिश होगी, मुझे शाम में परेशानी हो जाएगी, चलो अम्ब्रेला ले जाता हूँ। तो अब मसला ये कि हो सकता है हम जब क्लास से बाहर निकले वाकई बारिश हो रही है, तो इसका मतलब है इनके पास शायद इंफॉर्मेशन आ गई थी कि महकमा मासूमियात की तरफ से कि शाम को बारिश का चांस है। ये एक एस्टिमेट कर दिया। सुने, ये एक कंटीजेंट प्लानिंग करके आए थे। ये कंटीजेंट समझाना चाह रहा हूँ, एक कंटीजेंट प्लानिंग करके आए थे, मतलब एक ऐसा इवेंट जिसका होना या ना होना हमारे कंट्रोल में नहीं है। उसको क्या कहते हैं? उसको क्या कहते हैं? कंटीजेंसीज। हाँ, क्या कहते हैं उसको? कंटीजेंसीज, राइट? अच्छा, अब कंटीजेंसीज दो किस्म की होती है, ठीक है? यहाँ पे दो है हमारे पास। एक होता है कंटीजेंट लायबिलिटी और सर वॉइस प्रॉब्लम दोबारा आ रही है। भाई आप सबको आवाज आ रही है? सर आपकी आवाज कट रही है। अच्छा, एक थोड़ी सी मिनट कट रही है जरा, सर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। अब ये सही हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए अब सही हो गया है। यस सर। ओके, गुड गुड। अच्छा, मैं ये कह रहा था कंटीजेंसी कितने किस्म की है यहाँ पे हमारे पास? दो एक एक कंटीजेंट लायबिलिटी और एक कंटीजेंट एसेट। एक कंटीजेंट लायबिलिटी और एक कंटीजेंट एसेट। आपके सिलेबस में दोनों लिखी हुई है, कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट। अच्छा, मैंने कहा कंटीजेंट एक ऐसा वर्ड है जिसका मतलब है जिसका होना या ना होना हमारे कंट्रोल में ना हो। अब सुने, इसका मतलब है कंटीजेंट लायबिलिटी कैसी लायबिलिटी है? ऐसी लायबिलिटी जिसका होना या ना होना हमारे बस में नहीं है। वेरी गुड, आपके कंट्रोल में नहीं है। अब वो कब होगा? देखिए एक बात सुने, अगर तो एक बात लिख रहा हूं कि प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रोबेबल आउटफ्लो है, एस्टिमेटेड अमाउंट है, तो क्या बनेगा? प्रोविजन बनेगा सर। वेरी गुड, क्या बन जाएगा? प्रोविजन। ये देखें, ये मैंने यहाँ पे एरो बना दिया, ये प्रोविजन बनेगा। लेकिन एक बात सुने, एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, प्रोबेबल आउटफ्लो भी है, लेकिन अभी हमें उसकी एस्टिमेटेड अमाउंट नहीं पता। कोई हमारे पास एस्टिमेशन नहीं है, कोई पास्ट नहीं है, कुछ भी नहीं पता यार कि पता नहीं ये लायबिलिटी होगी भी या नहीं होगी, एस्टिमेटेड अमाउंट ही नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो अब ये प्रोविजन नहीं है, ये क्या बन जाती है? कौन सी लायबिलिटी? कंटीजेंसी। हाँ, ऐसी लायबिलिटी जिसका होना या ना होना आपके कंट्रोल में नहीं है। हाँ, इज दैट क्लियर? यस सर। और ये रिकॉर्ड नहीं होती, ये रिकॉर्ड नहीं होती, सिर्फ डिस्क्लोज होती है। क्या होती है? डिस्क्लोज का मतलब होता है जब आप अपनी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट बनाते हैं ना, तो एनुअल रिपोर्ट बहुत बड़ी होती है, किताब की शक्ल में होती है, तो उसमें कहीं पे साइड में इसको लिख के दिखा देते हैं, डिस्क्लोज कर देते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते। हाँ, प्रोविजन रिकॉर्ड होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होती। वेरी गुड। अच्छा, हमजा अहमद हैंड रेज किया है, आपने कोई सवाल है? यस सर। वो सर मैं ये पूछा था, इसकी कोई क्राइटेरिया नहीं है कि सिर्फ ये 2 पॉइंट वो होंगे, इस पे अप्लाई होंगे? नहीं, एक और बता रहा हूँ, एक और सुने। सपोज एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन तो है, ठीक है, और आपको एस्टिमेटेड अमाउंट भी पता है कि हार गए तो 2 लाख रुपए देने और जीत का तो 2 लाख रुपए नहीं देने। आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, आउटफ्लो पॉसिबल है, शायद आप केस जीत जाओ, शायद आप केस नहीं जीत। हाँ, तो अगर ये आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, पॉसिबल है, प्रोबेबल नहीं है, तो अब भी कितने पॉइंट मिलने? 2 या 3? 2।
तो अभी भी ये प्रोविजन है या नहीं है? नो सर, प्रोविजन में तो तीनों पॉइंट होने हाँ, चाहिए। तो ये भी कौन सी लाइबिलिटी है? कंटीजेंसीज। कंटीजेंट लाइबिलिटी। कौन सी लाइबिलिटी है? कंटीजेंट। हाँ, अब एक बात सुने गौर से, बहुत गौर से सुनिएगा। देखिए, मैंने अभी आपको ताज कॉर्पोरेशन का वाकया सुनाया, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी थी, प्रोबेबल आउटफ्लो भी था और एस्टिमेटेड अमाउंट भी थी, ऐसा ही है ना? तो क्या उसका प्रोविजन बनना था या नहीं बनना था? जी नहीं, जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन, प्रोबेबल आउटफ्लो। बनना है सर। अच्छा हमजा, कोई सवाल है? आपने हैंड रेस किया हुआ है। नो सर, ये सर। अच्छा ठीक है, प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, एस्टिमेटेड अमाउंट हो, प्रोबेबल आउटफ्लो, तो प्रोविजन बनता है या नहीं बनता? बनता है। लेकिन जब प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रोबेबल आउटफ्लो है, लेकिन एस्टिमेटेड अमाउंट आपको नहीं पता, जब अमाउंट ही नहीं पता तो लायबिलिटी रिकॉर्ड हो सकती है बगैर अमाउंट के? भाई नो सर, क्योंकि प्रोविजन रिकॉर्ड होता है, कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड डिस्क्लोज होती है। इसी तरह अगर प्रेजेंट ऑफ, भाई ये किसी का माइक काइंडली यार, ये बहुत शोर कर रहा है। हमजा शायद आपका माइक है यार, उसको बंद कर दो प्लीज। जब सवाल पूछना उस वक्त खोल लेना हमजा प्लीज। नो सर, हमारा माइक नहीं है ये। अच्छा ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर एक प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है और उसके साथ प्रोबेबल क्या मौजूद है? आउटफ्लो। एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग, हाँ एक मिनट होल्ड कीजिएगा। ओके सर। सर का ही माइक दाऊद, तुम अपना माइक बंद करो। बेटा मेरे माइक से आवाज नहीं आ रही, देख ले फिर भी। बंद करता हूँ। फिर बोल कहाँ से रहे हो अगर तुम माइक से आवाज नहीं आ रही तो? उस्मान का बंद करो, उस्मान का। यार एक काम करो, डंडे देता हूँ, लड़ लो सारे। सर चले गए। कौन सा है भाई, देख लो पहले। भाई उस्मान के बच्चे रोते हैं, उस्मान का बंद करवाओ। ये दाऊद के रो रहे थे। सर चाय पीने जफर भाई। भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जफर भाई आप क्लास दे दें अगर सर चले गए तो। सलाम अलैकुम। भाई अबे सर को बिस्किट दो। वालेकुम सलाम। ये बिस्किट कौन? खानजादा बिस्किट नहीं आ रहा यार। सर बिस्किट दे रहा हूँ सर, ला रहा हूँ। अच्छा भाई प्लीज कम टू द पॉइंट। बस प्लीज चाय लाता हूँ, कॉफी देंगे, चाय पीएंगे। कम टू द पॉइंट। अच्छा भाई इधर देखिए, हमारे पास अगर कोई प्रेजेंट ऑब्लिगेशन है, प्रोबेबल आउटफ्लो है, एस्टिमेटेड अमाउंट है, तो प्रोविजन बनेगा यस और नो? यस सर, बन जाएगा। सर बन जाएगा। यस सर, ऑफ कोर्स सर। इसी तरह अगर प्रोविजन हो, सॉरी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, प्रोबेबल आउटफ्लो हो, लेकिन एस्टिमेटेड अमाउंट नहीं पता हो, तो प्रोविजन बनेगा या नहीं बनेगा? नो नहीं बनेगा सर। नहीं बनेगा। तो वो क्या होता है फिर? प्रोविजन नहीं है तो वो क्या होता है? वो कंटीजेंसीज है। कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंसीज नहीं बोलो बस, कंटीजेंट लायबिलिटी वो क्या है? कंटीजेंट ऐसी लायबिलिटी जिसका होना या ना होना आपके कंट्रोल में ना हो और कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं करते। वेरी गुड। अच्छा इसी तरह कोई ऑब्लिगेशन भी है, एस्टिमेटेड अमाउंट भी पता है, लेकिन ये नहीं पता कि केस जीतेंगे या हारेंगे, जीत भी सकते हैं हार भी सकते हैं, तो आउटफ्लो प्रोबेबल नहीं है, तब भी वो फिर कंटीजेंट लायबिलिटी है, प्रोविजन नहीं बनेगा। इज दैट क्लियर? यस सर। कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होती, सिर्फ क्या होती है? डिस्क्लोज। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, सिर्फ क्या होती है? क्या होती है? सिर्फ डिस्क्लोज। हाँ डिस्क्लोज होती है। हाँ, लेकिन ये सारे पॉइंट जो है ना वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? प्रोविजन की तरफ। और प्रोविजन क्या होता है? रिकॉर्ड किया जाता है, राइट। अच्छा अब आ जाए कंटीजेंट एसेट। किस पे जा रहे हैं?
कंटीजेंट एसेट। कंटीजेंट एसेट से मुराद ऐसा एसेट, देखो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है? ऐसी लायबिलिटी जिसका होना या ना होना आपके कंट्रोल में ना हो। तो इसका मतलब है कंटीजेंट एसेट क्या होगा कि सुफियान वो भी हाँ ऑब्लिगेशन होना, कंट्रोल नहीं होगा सर। सुफियान ऑब्लिगेशन होना लाजमी है क्योंकि वो लायबिलिटी है ना, इसलिए लायबिलिटी की डेफिनेशन ही ऑब्लिगेशन होती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा अब इधर आ जाओ, कंटीजेंट एसेट क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? कंटीजेंट एसेट, इसका मतलब ऐसा एसेट जिसका मिलना या ना मिलना आपके कंट्रोल में नहीं है। नहीं है। तो नहीं हो। सही है। अब जैसे मैं मिसाल दूं, मैं एक जगह और पढ़ रहा था, एक केस लिखा हुआ था, एक कंपनी ने एक सपोज करे कोई इक्विपमेंट खरीद लिया। क्या खरीद लिया? यस, इक्विपमेंट। अच्छा, उसको इंश्योरेंस करवाया हुआ था, इंश्योर्ड था वो। अच्छा, अब उस कंपनी का इक्विपमेंट डिस्ट्रॉय हो गया, फायर अकर्ड हुई, कोई मसला हुआ, शॉर्ट सर्किट हुआ, डिस्ट्रॉय हो गया। जब आपका एसेट इंश्योर्ड होता है तो आपको पता है इंश्योरेंस वाले आपको रिकवरी देते, पता है ये बात? यस सर। जी सर। आधा मालूम? कुल्लू मालूम। ओके, तो भाई जब आपका कोई एसेट, इंश्योर्ड था, अगर वो एसेट डिस्ट्रॉय हो गया तो अब आपको वो रिकवरी कहाँ से हो जाएगी? इंश्योरेंस कंपनी से। सर वो इंश्योरेंस वाले, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी वाले क्या करेंगे? पहले जी सर। क्या करेंगे? पहले क्या? इंक्वायरी करेंगे। अगर इंक्वायरी के दौरान पता चला कि ये तो आपकी अपनी गलती से, तो भाई याद रखें, इंक्वायरी करेंगे। हाँ अब सुन लें आप लोग, एक मिनट, मेरी आवाज सही आ रही है ना? मेरी आवाज सही आ रही है? अच्छा, गुड। अच्छा, अभी आप लोग सुने, इंश्योरेंस वाले आपकी इंक्वायरी करेंगे उस एसेट के बारे में जो भी था। अगर उनको लगेगा हाँ ठीक है, ऑल इज वेल, तो वो आपको दे देंगे। लेकिन मैं एक जगह एक केस पढ़ रहा था, एक किताब में था, वो भी सेमेस्टर 4 के मेरे हैंड आउट में सवाल है। एक कंपनी का एसेट डिस्ट्रॉय हो गया, उन्होंने इंश्योरेंस क्लेम कर दिया 4 लाख रुपए का। लेकिन जब इंश्योरेंस कंपनी ने तहकीकात की तो तहकीकात के बाद ये पता चला कि ये इंश्योरेंस कंपनी की जो लायबिलिटी है वो नहीं है, वो नहीं देंगे आपको। क्यों नहीं देंगे? बिकॉज के क्योंकि सर वहाँ उनकी पे लायबिलिटी नहीं सुन है। तो ले, वो ये कह रहे थे कि हमने तहकीकात, यार ये किसका माइक शोर कर रहा है? प्लीज, बड़ा डिस्टर्ब, मैं खुद भी हो रहा हूँ यार, मैं सबको म्यूट कर दूंगा, अदरवाइज फिर आप लोग कोई सवाल नहीं कर सकोगे। मेरे पास यहाँ ऑप्शन है म्यूट ऑल करने का, फिर कोई सवाल नहीं पूछ सकेगा। काइंडली उससे रिक्वेस्ट है, लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, अदरवाइज मुझे पता चल गया ना, मैं चेक कर रहा हूँ, मैं ग्रुप से रिमूव कर दूंगा आपको, आप क्लास भी अटेंड नहीं कर सकोगे। जिसका भी माइक है जो शोर कर रहा है, अपने माइक को म्यूट रखे। काइंडली सवाल पूछने आप 10 सवाल पूछो, मसला नहीं है, बल्कि सवाल पूछते हो तो मुझे सही लगता है क्लास में, हाँ थोड़ा सा आप लोग जाग रहे, क्योंकि ऑनलाइन में तो सब अपने अपने घर पे बैठे हुए, तो वो इंटरेक्शन इतना ज्यादा नहीं होता है। अब जैसे सैयद नजफ ने एक हैंड रेस किया हुआ है, सवाल पूछना या तो हैंड रेस करो, मैं खुद नाम लेके बोलूंगा हाँ बोलो क्या सवाल है, या डायरेक्ट सवाल पूछ लो बगैर हैंड रेस की। जी नजफ क्या सवाल है, बोलो। सर एक तो ये हैंड रेज वाला काम कर लें और सबको बोले म्यूट कर लें, जब बोले तभी काम करें ना। जी मैं यही कह रहा हूँ भाई, जब सवाल हो तभी। जी आप, मैं बोल देता हूँ भाई, बस देखिए 1 सेकंड के लिए। आप लोग के पास एक ऑप्शन आ रहा होता है हैंड रेस, जब आप हैंड रेस करते हो मेरे पास यहाँ पे आ जाता है हैंड रेस का ऑप्शन आपका, आपके नाम से, तो मैं खुद ही नाम कॉल कर लेता हूँ कि भाई आप पूछो क्या सवाल है। या अगर आपको हैंड रेस नहीं करना, आप डायरेक्ट सवाल पूछ लो, लेकिन माइक अपने म्यूट रखो, जब सवाल पूछना हो उस वक्त अनम्यूट करके सवाल पूछ के दोबारा म्यूट कर दो। ओके जी, आ रही है मेरी आवाज आप लोगों को? यस सर, आ रही है। हाँ, थोड़ा सा यार नेट इशू कर रहा है, थोड़ा बहुत मेरे पास, मुझे ऐसा फील हो रहा है। बहरहाल जब आवाज थोड़ा डिस्टर्ब हो तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है? ओके सर। ओके गुड। अच्छा अब इधर आ जाए, हम बात कर रहे हैं कंटीजेंट एसेट की। किसकी बात कर रहे हैं? कंटीजेंट एसेट। हाँ, अब मैंने कहा कि भाई वो इंश्योरेंस कंपनी ने तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन की, बाद में उन्होंने कह दिया भाई हमारी कोई लायबिलिटी नहीं है, हमने तहकीकात कर ली है, ये तो आपके ऑपरेटर की गलती से हुआ है। यानी उन्होंने सीसीटीवी फुटेज देख ली होगी, ठीक है, तो उन्होंने कहा हम आपको कुछ भी पे नहीं करेंगे। तो याद रखें, ऐसा एसेट
जिसका मिलना या ना मिलना आपके कंट्रोल में ना हो, वो कौन सा एसिड होता है? कॉन्टीजेंट एसिड। ठीक है। अच्छा, अब ये सवाल आएगा कि सर ये रिकॉर्ड होता है या नहीं होता रिकॉर्ड। तो एक बात सुन ले, रिकॉर्डेड, लेकिन कब? सुन लीजिएगा गौर से, ओनली इफ सर्टेन। समझे क्या मतलब हुआ इसका? सिर्फ कब रिकॉर्ड होगा? जब उसके मिलने का चांस क्या हो? 95% से ज्यादा। हाँ, सर्टेन का मतलब होता है मोर देन 95%। इधर देखे, सिर्फ उस वक्त रिकॉर्ड करोगे कंटीजेंट एसिड को जब उसके मिलने का चांस क्या हो। रिकॉर्डेड ओनली इफ सर्टेन, जब उसके मिलने का चांस यकीनी हो। यकीनी हो। हिरमिस अली, आपने हैंड रेस किया, क्या सवाल है? यकीनी हो। हिरमिस, क्या सवाल है? सर आपकी बीच में आवाज कट गई थी। अब सही आ रही है? पता ही नहीं चला आपने क्या कहा। अच्छा, मैंने कहा कंटीजेंट एसिड जी, जो है ना, जी। कंटीजेंट एसिड ऐसा एसिड होता है जिसको कंटीजेंट का वर्ड ये ऐसा जो मिलना या ना मिलना, होना या ना होना आपके कंट्रोल में ना हो। तो कंटीजेंट एसिड से मतलब ऐसा एसिड जिसका मिलना या ना मिलना आपके कंट्रोल में ना हो, लेकिन वो कब रिकॉर्ड होगा? जब उसके मिलने का चांस क्या हो? सर्टेन। सर्टेन हो, यकीनी सर्टेन हो। का, हाँ, सर्टेन का मतलब यकीनी हो। इज दैट क्लियर नाउ? यस सर। अच्छा, अब मैं हैंडआउट आपके सामने रख रहा हूँ, वो हैंडआउट व्हाट्सएप कर दूंगा बाद में आपको। मैं हैंडआउट आपके सामने स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। उस हैंडआउट पे आप लोग पढ़े जरा 1 मिनट के लिए। ये देखिए, कुछ हैंडआउट आपको नजर आ रहा है? ये स्टूडेंट नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। क्या नजर आ रहा है इसमें? जी सर। यस सर, नजर आ रहा है। यस सर, आ रहा है। आप ये पढ़ें जरा 1 मिनट के लिए, ये डेफिनेशन है, सारी पढ़ें। ठीक है, 1 मिनट आप लोग पढ़िएगा, मैं, ठीक है? यस सर, आ यार ये क्या चल रहा है यार, मुझे तो उस्मान अपना माइक बंद करो यार। खामोशी से नहीं पढ़ सकते यार। खामोशी भाई, तुम्हारे समझ ही नहीं यार। तुम्हारे बच्चे रोने की आवाज आ रही है और हम खामोशी से पढ़े। कमरे में यार मुझे पढ़ना नहीं आता, कोई पढ़ के सुना। भाई तू अपना माइक बंद कर लेना, क्या जा रहा है भाई? ये यार मैं पढ़ के सुनाता हूँ तुझे। अभी माइक बंद कर। कारी साहब सुना रहे। हमारा सीआर सुनाएगा ना, सीआर। सारे भाई आ जाओ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अच्छा, अम्मा बाद। अच्छा, कारी साहब बोला सीआर बोलो इसको। हमजा क्या बोलेगा? कारी साहब का शेयर तो मैं चेक किया जब मैंने स्टेटस पे लगाया है। अभी देखता हूँ मैं। भाई आप फिर से बोलो यार का कॉन्फिडेंस चेक करो भाई। भाई मैं सुबह से उठ के अकाउंटिंग कर रहा था, अभी मैंने कोई व्हाट्सएप चेक नहीं किया, अभी सारे स्टेटस चेक करता हूँ किसने क्या लगाया। भाई मैं पढ़ लूं? सारिम भाई के पास है, कौन है जो कैमरा खोल के बैठे? भाई मैं सारी कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए। पढ़ो भाई मैं पढ़ लूं क्या नहीं पढ़ूं? अबे भाई तू चुप हो जाना, क्या जा रहा है तेरा पढ़ने? हाँ पढ़ लिया, सब पढ़ लिया। नहीं पढ़े यार, पढ़े नहीं छोड़, तुमने दिल तोड़ दिया। अच्छा हिरमत भाई, अपना शेयर तो सुना दो जो स्टेटस पे लगाया था, जो तुमने स्टेटस पे लगाया था। यार वो बहुत गंदा है। उज़ैफा तो लगाया। ये पढ़ लिया सबने हैंडआउट? ये पढ़ लिया? यस सर, पढ़ लिया। यस सर। अच्छा भाई, ये वही बातें जो मैं पढ़ा रहा था। मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। प्रोविजन इज अ लायबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट, ये बता दिया मैंने। जी सर। लायबिलिटी किसको कहते हैं? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट, सेटलमेंट इज एक्सपेक्टेड टू एन आउटफ्लो फ्रॉम द एंटिटी। ये पढ़ा दिया था पहले ही शुरू में, लायबिलिटी क्या होती है। यस सर। अच्छा, उसके बाद आ जाए रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रोविजन। एन एंटिटी मस्ट रिकॉग्नाइज अ प्रोविजन इफ एंड ओनली इफ। कितनी बातें होनी चाहिए? 3। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन हो, पेमेंट इज प्रोबेबल हो, अमाउंट कैन बी एस्टिमेटेड रिलायबली। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब आ जाओ, ये कौन सी लायबिलिटी लिखी हुई है?
कंटीजेंट लायबिलिटी। अच्छा आशिर आपने हैंड रेस किया है, आशिर हसन हैंड रेस किया है आपने, कोई सवाल है आपका? सर आपका आपकी वॉइस अटक रही है। अच्छा बाकी स्टूडेंट बताएं, वॉइस अटक रही है मेरी वॉइस? यस सर, शुरू से अटक रही है। नो सर। यस सर अटक रही है। सर शुरू से अटक रही है। अच्छा भाई आपका नेट का मसला होगा फिर, बाकी बच्चों के सर पास सही इनकी चल रहा है? हैंड फ्री लोकल वाली है। सर डेटा चला रहे हैं। अच्छा ये बताएं बाकी बच्चों के पास सही है वॉइस मेरी? यस सर। यस सर ओके गुड गुड। अच्छा इधर आ जाए, कंटीजेंट लायबिलिटी। कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में क्या लिखा हुआ है? पॉसिबल ऑब्लिगेशन अराइजिंग फ्रॉम पास्ट इवेंट हुज एक्सिस्टेंस विल बी कंफर्म। अभी कंफर्म नहीं है, कंफर्म कब होगा? ओनली बाय द अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नॉट विद इन द कंट्रोल ऑफ द एंटिटी। ऐसी लायबिलिटी जिसका होना या ना होना किस पे डिपेंड कर रहा है? फ्यूचर के इवेंट पे, और जो कि आपके कंट्रोल में आपके नहीं होता। हाँ। अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन दैट अराइजेस फ्रॉम पास्ट इवेंट, मैंने कहा था कंटीजेंट लायबिलिटी रिकॉर्ड होगी या नहीं होगी? नहीं होगी सर। इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड। हाँ डिस्क्लोज होगी, बिकॉज इधर क्यों रिकॉग्नाइज नहीं करते? इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर द अमाउंट ऑफ द ऑब्लिगेशन विद सफिशिएंट रिलायबिलिटी। मैंने कहा था ना, या तो आपको क्या कैलकुलेट करना नहीं आ रही? एस्टिमेटेड अमाउंट अमाउंट कैलकुलेट करने नहीं आ रही है। और इट इज नॉट प्रोबेबल दैट एन आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड टू सेटल द ऑब्लिगेशन। या आपको ये नहीं पता कि पता नहीं आपको आउटफ्लो रिक्वायर्ड भी होगा या नहीं होगा। ठीक है। अब अगले अगला अगला जुमला क्या है? अगला क्या है? हेड contingent asset a possible asset that arises from past event whose existence will be confirmed only by the occurrence or non-occurrence of one or more uncertain future event not within the control of the entity। दाऊद शाह मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ ग्रुप से। दाऊद शाह आप रिमूव हो रहे हैं, ठीक है, क्योंकि आपका माइक बहुत ज्यादा शोर कर रहा था। सर ये उस्मान का भी कर रहा है। नहीं दाऊद आपका बहुत कर रहा है, मैं आपको रिमूव कर रहा हूँ ग्रुप से। अब आपको सर अब नहीं होगा। लास्ट वार्निंग है आपको, अब मैं वार्निंग नहीं दूंगा, डायरेक्ट रिमूव करूंगा। ओके सर ठीक है, बंद कर दे माइक अपना। अच्छा भाई, इसमें कंटीजेंट एसिड से मुराद ऐसा एसिड जिसका मिलना या ना मिलना आपके कंट्रोल में नहीं होता और उसकी कंफर्मेशन डिपेंड करती है फ्यूचर के इवेंट पे। अब जैसे मैंने कहा था कि भाई आपने कोई क्लेम किया हुआ है, आपने कोई इंश्योरेंस क्लेम किया हुआ है, अब पता नहीं आपको मिलेगा भी या, क्योंकि हर वारंटी क्लेम नहीं होती, हर इंश्योरेंस क्लेम नहीं होता। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। अच्छा क्या कंटीजेंट एसिड रिकॉर्ड करते हैं या नहीं करते? नहीं करते सर। नहीं करते। उस वक्त करते हैं जब मिलने का सर वो चांस जब यकीनी हो, सर्टेन हो। हाँ। अच्छा मैं एक केस आपके सामने रख रहा हूँ, वो वैसे तो आपकी उसका नहीं है, मतलब सेमेस्टर 4 के पेपर में आया था एक केस, वो मैं जरा आपको दिखाना चाह रहा हूँ। सवाल दिखाऊं आपको? छोटा सा केस है। यस सर। जो कुछ पढ़ाया ना वो चेक भी हो जाएगा ना कि आपको कितना समझ आया। छोटा सा एक केस है, और ये मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग IS 37, यस, और ये मेरे हैंडआउट का आखिरी सवाल था। यस। अच्छा भाई, ये आप लोगों को 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। स्क्रीन पे कुछ शेयर तो नहीं हो रहा अभी? नो सर। नो सर। अच्छा 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, अजान शुरू हो गई है, अजान कंप्लीट होगी तो मैं इंशाल्लाह फिर कंटिन्यू करता हूँ। ओके सर। ओके सर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला अशहदु अल्ला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाहु ओके भाई, अजान हो गई है, मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, राइट? ओके सर। अच्छा, ये एक सवाल ये मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ये सवाल तो वैसे सेमेस्टर 4 का है, मेरे हैंड आउट का, लेकिन इसी टॉपिक का है, तो आप लोगों से मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो थोड़ा सा आप लोगों को चेक भी करूँ, आप लोगों को जो पढ़ाया वो कहाँ तक आपको समझ आया। गौर से देखिएगा सवाल को, स्क्रीन पे ये मैंने शेयर कर दिया है। ये क्वेश्चन नजर आ रहा है? हाँ, क्वेश्चन नजर आ रहा है? क्वेश्चन नजर आ रहा है? हाँ, यस सर। क्वेश्चन नंबर कौन सा नजर आ रहा है? ये 11। हाँ, ये आईसीएमए के पास पेपर में आया था सेमेस्टर 4 में, फेब 2019 की अटेम्प्ट, ऊपर अटेम्प्ट भी नजर आ रही होगी आपको, ठीक है? अच्छा, उनके पेपर फेब में होते हैं, आप लोग के मार्च में होते हैं। अच्छा, क्या लिखा हुआ है? हाउ द फॉलोइंग टर्म्स आर डिफाइंड अंडर IS 37 प्रोविजन कंटीजेंट लायबिलिटीज एंड कंटीजेंट एसेट। दो डेफिनेशन पूछी है, एक डेफिनेशन किसकी पूछी थी? प्रोविजन कंटीजेंट एसेट और लायबिलिटी। हाँ, ठीक है, ये तो हो गया एक केस। बाकी नीचे एक सवाल दिया हुआ है, ये सवाल पढ़ रहा हूँ, नजर आ रहा है सवाल सबको? क्या लिखा हुआ है? कंपनी का नाम क्या है? सर ये गिटार बज रही है। यस सर, सही कह रही हैं। यस सर, गिटार की आवाज आ रही है। अच्छा यार, सर आपकी आवाज सही नहीं आ रही। यार मेरे पास तो नेट से ही चल रहा है यार, कनेक्ट सारे सिग्नल आ रहे हैं। गिटार बज रहा है। अभी भी गिटार बज रहा है? स्टूडेंट्स, अभी भी गिटार बज रहा है? ये सही है? सर अभी भी गिटार बज रहा है। यस सर। यार ये यहूदी साजिश है। अब सही है भाई? यस सर। अब तो गिटार नहीं बज रहा? यस सर, क्वाइट बेटर। सर डिस्टरबेंस हो रहा है अभी भी। यार ये कहाँ से डिस्टरबेंस हो रहा है मेरे सर? डिस्टरबेंस हो रहा है अभी भी। आवाज आ रही है मुझे। यार ये सर हवा आ रही है बहुत तेज। सर कोई छत पे बैठा हुआ? दो यार बैठा हुआ है। अब तो नहीं आ रही? नो सर। यस सर, ठीक है। ओके गुड। नहीं सर, क्वाइट बेटर। ओके सर ये किसी और के माइक से आ रही है। मुझे यही लग रहा है, डिस्टरबेंस किसी और माइक से हो रही है। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। सर ये आप सबके माइक वो कर दें, डिस्क्लोज कर दें, म्यूट कर दें। अच्छा बहरहाल कर दें, म्यूट कर दें। ये सवाल देखें, ये सवाल में कंपनी का नाम क्या लिखा हुआ है? मेगा डिस्काउंट सुपर। ओके, मेगा डिस्काउंट सुपर स्टोर हैज बीन in operation for the last 10 years in Islamabad. It sells a variety of products which include food item as well. June 2018, it sold food item to a customer which resulted in food poisoning, and the wife of the customer had to be hospitalized for nearly a month. खुशकिस्मती से मोहतरमा survived, but the customer sued the owner, उसने केस कर दिया है, of the store and damages amounting to ₹2 million. समझ में आ रहा है केस? यस सर, समझ आ रहा है। आपने खाना खाया, उनके मेगा डिस्काउंट सुपर स्टोर वालों के खाने की भी आइटम बेचते थे, तो एक साहब की वाइफ जो है वो फूड पॉइजन हो गया और वो हॉस्पिटल में एडमिट हो गई, और उसके हस्बैंड ने क्या कर दिया है? केस कर दिया है। केस कर दिया है। अच्छा ये बताएं, वो जो केस किया है वो कितने लाख रुपए का किया है?
20 लाख। 2 मिलियन का, 20 लाख का। अच्छा अब ये कह रहे हैं, ये देखो आपने खाना कब खाया था, ये देखें जरा ऊपर। सर ये प्रोविजन खिलाएगा। सुन तो ले भाई, खाना कब खाया था, ये देखो खाना कब खाया था, इधर देखो भाई, जून 2018। जून 2018, ठीक है। अब उसका ईयर एंड आ गया। द सुपर स्टोर वॉज स्टिल डैमेज इंगेज इन द लीगल डिस्प्यूट विद द कस्टमर एज ऑफ दिसंबर 31, 2018। क्या फैसला आ गया अभी? नो सर। अच्छा अब आपसे बोल रहे हैं कि एज पर IAS 37 हाउ द पॉसिबिलिटीज विल बी अकाउंटेड फॉर इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 2018। आपको ये बताना है कि दिसंबर 2018 फाइनेंशियल ईयर एंड क्या क्या चांसेस होंगे। पहली चीज बताएं, इफ पॉसिबल डैमेज इज 2 मिलियन बट द ऑनर ऑफ द स्टोर नॉट एक्सपेक्टेड टू पे। पहली बात तो प्रोबेबल नहीं है, पॉसिबल है। और वो कह रहा है मुझे एक्सपेक्टेड है, मुझे पे नहीं करने पड़ेंगे, ये मेरे खाने की वजह से नहीं हुआ है, इनको ये कुछ और खाया इन्होंने उसकी वजह से हुआ है। कुछ और भी तो हो सकता है ना भाई। यस सर। तो क्या पहले केस में प्रोविजन बनेगा या नहीं बनेगा? नहीं सर, नहीं बनेगा। तो फिर वो क्या होगी? वो कंटीजेंसी लायबिलिटी। ठीक है, वेरी गुड। दूसरा केस पढ़े, इफ डैमेजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड। वो कह रहा है हाँ चलो मुझे पे तो करना पड़ेगा, बट द अमाउंट ऑफ डैमेजेस कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड। उसकी अमाउंट मेजर करना नहीं आ रही। सर ये भी कंटीजेंट लायबिलिटी की वेरी जाएगी। गुड, ये भी कंटीजेंट लायबिलिटी है। तीसरा केस क्या है, इफ डैमेजेस आर एक्सपेक्टेड टू बी पेड एंड द अमाउंट ऑफ डैमेजेस कैन रिलायबली बी मेजर्ड। सर ये रिकॉर्ड हो। वेरी गुड, ये रिकॉर्ड होगा, ये प्रोविजन है। इज दैट क्लियर? यस सर। की सबको समझ आ गया? कोई सवाल तो नहीं है किसी का? जी भाई सॉल्व कर दे। बस सॉल्व क्या करना है, इसमें सॉल्व नहीं करना होता भाई, खाली ये बताना है प्रोविजन बनेगा या नहीं, या कंटीजेंट लायबिलिटी या क्या है। तो बताओ यहाँ पे पहले केस में क्या है, प्रोविजन या कंटीजेंट लायबिलिटी? कंटीजेंट लायबिलिटी है। दूसरे केस में? दूसरे में भी कंटीजेंट लायबिलिटी और है। तीसरे में प्रोविजन है। ठीक है भाई, वो देखिए प्रेजेंट ऑब्लिगेशन भी है, प्रोबेबल आउटफ्लो भी है, एस्टिमेटेड अमाउंट भी है। इज दैट क्लियर नाउ? बस यही करना होता है। बस भाई इस पे खाली ये बताना है कि प्रोविजन कब बनेगा कब नहीं बनेगा, उसकी डेफिनेशन क्या है, कंटीजेंट की डेफिनेशन क्या है, ये सारी चीजें। मैनेजर लेवल के तो 7 नंबर हमें अभी मिल गए जी। सर इस हिसाब से तो हम सेमेस्टर 4 का भी पेपर दे सकते हैं। नहीं ये भी तो आपको थोड़ा सा समझाया ना, आगे चले हैं, ज्यादा बड़े तुम नहीं दे बनो। दो जाके। आईसीएम क्वालिफाइड नहीं बनो ना यार 1.5 होशियार नहीं बनो। अच्छा भाई इधर आ जाए, 1.5 या पौने तो कोई भी नहीं यार- बने। यार सर ने आगे नहीं भागो। पक्के कर लिए। प्लीज साइलेंट। अच्छा सर भाई ये मैं दाऊद का माइक बंद करवाएं, बहुत शोर आ रहा है। सर ये दाऊद का माइक बंद करवाएं, शोर आ रहा है अभी भी। यस सर। पंखा आवाज कर रहा है। पंखा निकाल के रख दो भाई। सर्दियों में पंखा क्यों चलाया हुआ तुमने? अच्छा भाई मैं अभी हैंड आउट का है ना एक सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, जो मैंने हैंड आउट अभी डिस्क्लोज किया था ना आपके सामने, उसमें एक सवाल भी मैंने दिया है। ठीक है, वो हैंड आउट में आपको दे दूंगा, उस पर एक सवाल है, एक ही सवाल रखा है मैंने, बस वो सवाल मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है ओके। ओके। लगता है सर चलेगा। चले नहीं गए भाई सर, ये रहे सर, शेयर कर दे फाइल। शेयर हो गई है? नहीं सर। अब शेयर तो कर दिया मैंने भाई यार। नो सर। नहीं आ गई सर। आ गई। हो गई। अच्छा अब इधर देखिए, ये मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट दिया इस पेज पे प्रोविजन का पूरा। ठीक है, अगले पेज पे मैंने एक एग्जांपल प्रोविजन की, फिर वहीं से कन्वर्ट किया उसको कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट।
उसके अगले पेज पे ये हैंडआउट जो मैं आपको दूंगा ना, उसमें एक सवाल है, वो मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया है। नजर आ रहा है सबको? जी सर। यस सर। छोटा लिखा हुआ है काफी? सर सही है चले ये मैं सर जूम हो जाता है। थोड़ा सा मैं कर देता हूँ, जूम हो जाएगा तो इधर से। हमारा टेंशन नहीं लो, ये लो। अब हाजा क्लियर? जी सर। ओके। अच्छा, ये एक ही सवाल मैंने रखा है और समझाने के लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। वैसे आपके लेवल पे इतना टिपिकल आता नहीं है, लेकिन समझाने के लिए ताकि आपको और क्लियर हो जाए। एक ही केस है, इसके तीन, एक कंपनी है उसके 3 केस है। ये हैंडआउट में सवाल मौजूद है, ठीक है? कल जो मैंने एक सवाल करवाया था, याद है? आइए 38 में लाइसेंस वाला, जी सर। वो भी हैंडआउट में मौजूद है, ठीक है? मैं आपको दोनों हैंडआउट दे दूंगा अभी थोड़ी देर में इंशाल्लाह। अच्छा, अब आप लोग इधर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1, कंपनी का नाम ऊपर देखे नजर आ रहा है? मैं नीचे सॉल्यूशन नीचे दूंगा इसका, खाली यस और नो का जवाब देना है। Amazon Inc. सवाल नजर आ गया? Amazon. Yes, sir. Yes. Amazon Inc. has been sued for the following 3 alleged infringement of law. इसके ऊपर कितने केस चल रहे हैं? 3. 1 बाय 1 सुनिएगा। पहला केस है अनऑथोराइज यूज ऑफ अ ट्रेडमार्क, उसने कितने का केस किया हुआ है? 100 million. दूसरा लिखा हुआ है नॉन पेमेंट ऑफ एंड ऑफ सर्विस सेवरेंस पे एंड ग्रेजुइटी टू 5000 एम्प्लॉइज who were terminated without Amazon Inc. giving any reason. The class action is claiming 3 million. आपने कितने लोगों को जॉब से निकाल दिया है? 5000 एम्प्लॉइज। और आपने उनकी पेमेंट भी नहीं की। नॉन पेमेंट ऑफ एंड ऑफ सर्विस सेवरेंस पे, आपको पता है जब आपकी सर्विस खत्म होती है आपको अलग से पैसे दिए जाते हैं? जी सर। वो भी नहीं दिया। और ग्रेजुइटी होता है आपका, एक फंड होता है जो आपका हर महीने जमा हो रहा होता है, वो ग्रेजुइटी फंड के पैसे भी नहीं दिए आपको, और आपने बगैर किसी रीजन के बेचारों को निकाल दिया। वो गरीब लोग कितने रुपए का क्लेम करके बैठ गए आपके ऊपर? 3 मिलियन। और आपका एक कॉम्पिटिटर कितने का आपको बोल रहा है ट्रेडमार्क आपने मिसयूज कर लिया, कितने का क्लेम कर रहे हैं वो? 100 मिलियन। अच्छा, और तीसरा केस था अनलॉफुल एनवायरमेंटल डैमेज फॉर डंपिंग वेस्ट इन द रिवर। आपने दरिया के करीब अनलॉफुल एनवायरमेंटल कोई वो डैमेज किया है, फैक्ट्री के करीब जो ना आपने कुछ डंप किया है वेस्ट मटेरियल। एनवायरमेंटलिस्ट आर क्लेमिंग अनस्पेसिफाइड डैमेजेस कॉज। वो लोग बेचारे क्या करें भाई, आप यहाँ की क्या करवा दो, खाली सफाई। हाँ, क्लीनिंग करवा दो, सफाई करवा दो। इज दैट क्लियर? जी सर। यस। अच्छा, अब सुने, यहाँ पर देखो 3 केस थे, जरूरी नहीं कि तीनों केस जायज हो, कोई आपका गलत केस भी तो कर सकता है ना। यस सर। अच्छा, Amazon कंपनी अपने केस लेके लीगल काउंसिल के पास गई। लीगल काउंसिल इज ऑफ द ओपिनियन दैट ऑल द लीगल केसेस आर नॉट ऑल द लीगल केसेस, ये सारे केस लीगल नहीं है। अच्छा, एंड हैज कम्युनिकेटेड Amazon Inc. दिस असेसमेंट ऑफ द 3 लॉ। ये तीनों लिखा है लॉ 1, नीचे नजर आ रहा है 1 2 3। असेसमेंट किसने दी है? असेसमेंट किसने दी है? ये लीगल काउंसिल। हाँ, अब आपको आंसर क्या देना है? लीगल एडवाइजर। जी, पहले नीचे रिक्वायरमेंट पढ़ो। रिक्वायरमेंट क्या लिखी हुई है? व्हाट शुड बी प्रोविजन दैट Amazon Inc. शुड रिकॉग्नाइज और द कंटीजेंट लायबिलिटी शुड बी डिस्क्लोज इन ईच ऑफ द केसेस। किसका फैसला मान के बात करेंगे? बेस्ड ऑन द असेसमेंट ऑफ लीगल काउंसिल। पहले वाले के बारे में क्या कह रहा है? उसके चांसेस क्या है? बहुत कम है, 5%। हाँ, तो भाई जब लेस देन 5% होगा ना, तो ना तो वो प्रोविजन होता है और ना कोई कंटीजेंट होता है। हाँ, मैं आंसर लिख रहा हूँ, नीचे नजर आ रहा है आपको? यस सर। क्या लिखा है मैंने? नो प्रोविजन और कंटीजेंट। क्योंकि भाई चांसेस क्या है? चांसेस क्या है? रिमोट सर। रिमोट का क्या मतलब होता है? लेस देन 5 ना होने के बराबर। इसका मतलब पता है क्या है? उसने जो आपके ऊपर केस किया है ना, वो केस झूठा किया हुआ होगा उसने। जी सर। इज दैट क्लियर? नो प्रोविजन, नो कंटीजेंट लायबिलिटी, राइट? कोई प्रोविजन नहीं बनेगा, कोई लायबिलिटी रिकॉर्ड नहीं होगी, क्योंकि आपने कोई ऐसा गलत काम किया ही नहीं किया, तभी तो वो कह रहे हैं इसका चांस रिमोट है। अच्छा, सेकंड वाला केस याद है आपको? सेकंड केस क्या था? कितने लोगों को जॉब से निकाला था? 5,000। 500। अच्छा, अब वो कह रहा है इट इज प्रोबेबल
क्या कह रहा है? प्रोबेबल यानी आपको पेमेंट करनी है। प्रोबेबल दैट Amazon Inc would have to pay displaced employees, जिनको आपने डिस्प्लेस कर दिया उनको आपको पे करना पड़ेगा. बट द बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द अमाउंट वुड बी पेबल इफ द प्लेंटिफ सक्सीड अगेंस्ट द एंटिटी इज रुपीस. कितने आपको पे करने पड़ेंगे? 2 मिलियन। 2 मिलियन। तो कितने का केस कर रहे थे? 3 3 मिलियन। हो सकता है उन्होंने ज्यादा अमाउंट केस कर दिया हो. इनका लीगल एडवाइजर कह रहा है कि भाई आपको तकरीबन एस्टिमेटेड कितना पे करना पड़ेगा. 2 मिलियन तो क्या प्रोविजन बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए सर। तीनों बातें हैं. क्या ऑब्लिगेशन है उनकी? जी सर। तो आपने निकाल दिया ऑब्लिगेशन है बगैर रीजन के. दूसरी बात, आपने उनके पैसे भी तो रोके भाई एंड ऑफ सर्विस से. तो लिखा ना एंड ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ एंड ऑफ सर्विस सेवरेंस पे एंड ग्रेजुइटी, और ग्रेजुइटी के पैसे भी नहीं दिए. तो भाई आपकी ऑब्लिगेशन बनेगी. आपके पास किसी के पास पैसे हो और आप उसके पैसे दिए बगैर उसको निकाल दो, तो क्या आपकी ऑब्लिगेशन बनेगी या नहीं बनेगी? बनेगी सर। और प्रोबेबल आउटफ्लो भी होगा या नहीं होगा? होगा सर। ठीक है, इसने लिखना शुरू किया प्रोबेबल. उसने बोला प्रोबेबल है, लेकिन वो कह रहा है 30 लाख रुपए नहीं, आपको कितने देने पड़ेंगे एस्टिमेटेड? 20 लाख। 2 मिलियन सर। तो क्या प्रोविजन बनेगा या नहीं? बनेगा सर। बनेगा कितने मिलियन का? 2 मिलियन का। रुपीस 2 मिलियन प्रोविजन. सही है, राइट? यस सर। अच्छा, तीसरा केस याद है सबको? क्या था उसने? वेस्ट मटेरियल डन किया था ना. वहाँ के लोग क्या बोल रहे हैं? क्या करवा दो यहाँ की क्लीनिंग, सफाई करवा दो. अच्छा, अब आपका लीगल एडवाइजर क्या कह रहा है? मुझे ये पढ़ के लगता है कि पाकिस्तान का केस तो नहीं है. कह रहा है देयर इज नो करंट लॉ दैट वुड कंपेल द एंटिटी टू पे फॉर सच डैमेजेस. बोल रहे आपके प्यारे पाकिस्तान में ऐसा कोई कानून नहीं है, जितना कचरा फेंकना है फेंको, कोई टेंशन. सर ये सर पाकिस्तान का ही लग रहा है केस. अच्छा, आगे वो क्या कह रहे हैं? देयर मे बी अ केस फॉर कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन. बोल रहे आपका कानून में तो ऐसा कोई लायबिलिटी नहीं है, आपकी लीगल ऑब्लिगेशन तो नहीं है, लेकिन अगर आप खुद से सफाई करवाते हो अपनी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हुए, तो ये कौन सा केस हो सकता है, लीगल या कंस्ट्रक्टिव? कंस्ट्रक्टिव। हाँ, लेकिन वो कह रहा है बट द अमाउंट फॉर डैमेजेस कैन नॉट बी एस्टिमेटेड विद एनी लायबिलिटी. वो कह रहा है भाई हमारे यहाँ तो लोग सफाई करवाते ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कितने पैसे लगते हैं. तो लेकिन आपकी ऑब्लिगेशन तो है ना, चाहे लीगल हो चाहे कंस्ट्रक्टिव, ऑब्लिगेशन है. यस सर है. सफाई करवाओगे तो आउटफ्लो भी होगा. यस सर। लेकिन आपको भी एस्टिमेटेड अमाउंट पता है या नहीं पता? नहीं पता। नहीं पता. तो फिर ये क्या होगा? कंटीजेंट लायबिलिटी. वेरी गुड, कंटीजेंट लायबिलिटी. और इसकी अमाउंट ही नहीं पता तो ये रिकॉर्ड नहीं होती, खाली क्या हो जाती है? डिस्क्लोज. तो मेरा ख्याल है ये आपका चैप्टर भी खत्म हो गया है और आप लोगों को समझ भी आ गया होगा. यस सर। इज दैट क्लियर? यस सर। कंटीजेंट एसेट सिर्फ कब रिकॉर्ड होगा? जब उसका मिलने का चांस क्या होगा? ज्यादा सर्टेन होगा, श्योर होगा. इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा भाई, मैं इसकी पीडीएफ कन्वर्ट कर देता हूँ, आपको वो भी भेज देता हूँ, और 3 पीडीएफ भेजूंगा अभी थोड़ी देर में. अभी 3 पीडीएफ भेज रहा हूँ आपको. अभी क्लास खत्म नहीं हुई है, क्लास कंटिन्यू है. हमजा अहमद रेज हैंड. कोई सवाल है आपका भाई? यस सर, हम ये पूछ रहे थे ये रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिल सकते? यार रिकॉर्डेड लेक्चर तो आप लोग आईसी में से पता करो भाई, क्योंकि सर हमने रिकॉर्ड किया तो वॉइस के साथ रिकॉर्ड ही नहीं हुआ. वॉइस के साथ होता ही नहीं है. हाँ भाई मुझे पता है सर, हमने तो नहीं किया, उसी ने किया होगा. अच्छा. यस सर, वॉइस के साथ रिकॉर्ड नहीं होता, मैंने भी ट्राई किया था. अच्छा फिर? अच्छा, मैंने आप लोग को वही आपसे पूछे थे भाई. देखिए असल में ये लेक्चर मेरे पास तो रिकॉर्ड हो रहा है, तो सर आप साइन कर सकते हैं. सुन तो ले, मैं तो अपने सिस्टम से पढ़ा रहा हूँ. कल मैंने आपको शायद मैसेज भी किया था रात को कि कल वाली क्लास तो मैंने आईसी में जाकर ली थी, लेकिन मैं अपना लैपटॉप लेके गया था, मैंने अपने लैपटॉप में ली थी. तो कल का रिकॉर्ड भी मेरे लैपटॉप में सेव हो गया है, आज का भी सेव हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है अभी. लेकिन वो फाइल मैंने चेक की थी, वो बहुत ज़्यादा मतलब हैवी फाइल है, वो व्हाट्सएप भी नहीं हो सकती और वो ईमेल भी नहीं हो सकती. सर उसको कंप्रेस कर लेना आप. नहीं, वो सर गूगल क्लासरूम में डाल दो. अब उसमें ये है कि वो देखो यूएसबी में हम देंगे आईसीएमए वालों को, फिर वहां से आप लोग कांटेक्ट कीजिएगा तो आपको वहां से मिल जाएगी इंशाल्लाह. सर आप यूट्यूब गूगल पे डाल सकते हैं. किस पे? उसमें डाल दें, गूगल सर क्लासरूम. यूट्यूब पे. नो सर, गूगल क्लासरूम सही रहेगा सर. सर स्टूडेंट पोर्टल पे आएगा सर ये. अच्छा आईसीएमए वालों को स्टूडेंट पोर्टल भी है. मैं ये हैंडआउट सेंड कर रहा हूँ, आप लोग जरा ये रिसीव कीजिएगा. ये हैंडआउट सर प्रैक्टिस मटेरियल भी सेंड करना सर.
अच्छा बैंक रिकंसिलिएशन हो गया, एरर भी हो गया, यस सर हो गया। इन्वेंट्री हो गया, यस सर। ये सारे हैंडआउट जी भी दे सर। दिए ना मैंने आपको? यस सर दीजिए, दे दिए। ठीक है, अभी दी मैंने 2 हैंडआउट सेंड किए हैं। जी मिल गया हैंडआउट आप लोगों को? नो सर। हैंडआउट नहीं मिला नो आप सर लोगों को? अभी तक, नो सर अभी तक नहीं आया। एक मैंने एक इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट और एक प्रोविजन एंड कंटीजेंसीज, एक चैप्टर जो कल पढ़ाया था वो, और एक चैप्टर जो आज पढ़ाया उसके हैंडआउट तो वैसे मैंने आपको ऑलमोस्ट स्क्रीन पे शेयर भी कर दिए थे, और कल जो फाइल भेजी थी उस पर भी वो सारी चीजें लिखी हुई है, बट ये फिर भी आपको मैंने एक हैंडआउट भेज दिया। आ गया सर। अच्छा जो मैंने अभी पढ़ा है ना, आ रहा है सर अभी। अभी जो पढ़ा है उसकी भी मैं 1 मिनट पीडीएफ आपको दे देता हूँ। जो हमने अभी पढ़ा है उसमें 1 मिनट का ये वाला पीडीएफ भी आपको दे देता हूँ मैं। 1 मिनट, ये जाएगा डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप पे फंडामेंटल, यस। अच्छा एक और फाइल मैं सेंड कर रहा हूँ जो अभी पढ़ाया है, वो भी ज़रा रिसीव कर लीजिएगा। यस, कंटीजेंसीज। जी 2 फाइल मैंने और सेंड की है, टोटल मैंने 4 फाइलें यस सेंड सर आ की। गई। टोटल 4 फाइलें रिसीव हो गई आपको? यस सर। यस सर। गुड। अच्छा भाई जो 2 फाइलें मैंने आपको शुरू में भेजी अभी, वो एक तो चैप्टर 10 था और एक चैप्टर आपका 12 था, ठीक है। एक मैंने चैप्टर 4 है, एक चैप्टर 4 है, और एक फाइल जो आपको भेजी है वो अभी जो मैंने पढ़ाया उसकी फाइल है। जी सबको मिल गई है? यस सर। यस सर मिल गई। ओके गुड। एक मिनट, हाँ मैंने B2 वालों को, जी दोनों के ग्रुप में आ गई, गर्ल्स बॉयज आप लोगों को मिल गई, बॉयज और गर्ल्स? सर बॉयज Yes, को sir, तो मिल मिल गई, गई। गर्ल्स मिल गई। ठीक है गुड। अच्छा भाई ये 4 फाइलें भेजी हैं, सुन लें। ये मैं अभी अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। वी हैव अराउंड 20 मिनट्स, अभी हमारे पास 20 मिनट है, और 20 मिनट को हमने यूज करना है फर्दर, ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। 1 मिनट जो मैं सर न्यू चैप्टर न्यू डे ज्यादा अच्छा नहीं लगेगा? नहीं कोई मसला नहीं है अभी। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग, हाँ मैं जरा फाइल वो अरेंज कर रहा हूँ। 1 मिनट होल्ड कीजिएगा, ठीक है? ओके सर। यस सर कोई मसला नहीं है। यस सर कोई मसला नहीं है। मैं जरा वो मोबाइल भी कोई बात नहीं सर, आप जान, मैं हूँ यहाँ पे। हाँ भाई उस्मान। हाँ भाई। बहुत इधर है। भाई तू अपना वो म्यूट कर, तू अपना माइक म्यूट कर भाई। अबे भाई मेरा माइक म्यूट ही है कब से। ये दाऊद का है, दाऊद। अबे ये बरिया लोगों का माइक साउंड कर रहा है। मेरा भी माइक म्यूट है, ये लड़कियों का बंदा माइक सही रिमोट बोल लेके रहा आ है। गया, बढ़िया लोग सारे भाई रिमोट लेके आ गए। भाई अबे नहीं कर, अबे सारिम नहीं कर, वो सॉरी हरनिस। भाई नहीं भाई दाऊद, मैं नहीं, मैं आने दाऊद नहीं दे रहा। वीडियो पे आओ भाई तू मीम देखना बंद कर यार। अब बंद कर दिया, मैं नहीं देख रहा। सुन रहे हो यार। ये वली का बंद करो। मैं इस वीडियो पे आओ। वली पैसे पूरे देता नहीं है, वली पैसे पूरे दे। अबे फिर रिमोट दिखाएगा। 1:30 बजे
अभी भी किसी के बच्चे बोल रहे हैं, पीछे से आवाज आ रही है। ये उस्मान है, उस्मान। कौन से बच्चे हैं? उस्मान अपने बच्चों को फीडर दे दो पहले। अच्छा ओए दाऊद यार उसको चुप करा। उस्मान अपने बच्चों को पहले फीडर दो, फिर क्लास लेना। मेरे बच्चे को बैठाएंगे। बेटा ये तेरे माइक से आवाजें आ रही हैं। दाऊद का माइक है। दाऊद का माइक ये रहा, दाऊद अकेला लेटा हुआ है। ये उस्मान के घर पे सिलेक्ट खत्म हो गया। देख ले उस्मान के बच्चों का सिलेक्ट खत्म हो गया। यार तुम बच्चे संभाल लो या पढ़ाई कर लो। वो कारी साहब बोल रहे, कारी साहब की सुन लो। पालने के लिए भी रखनी यार। उस्मान कोई बात नहीं यार, शादीशुदा होते हैं इस उम्र में भी लोग। अच्छा वली कहाँ है? वली गायब है, ग्रुप पे तो ऐसे मैसेज कर रहा है। अबे भाई ये इसका नेट सही नहीं चल रहा, पैसे पूरे नहीं देता ये भाई। वली नेट करो ना फिर तुम उसे कमा के सही दोगे तो। अच्छा आप भी बोल रहे हैं भाई, वीडियो में भी आ रहा है बंदा। अच्छा अब तो वो लोग भी बोलेंगे जो फिजिकल क्लास नहीं लेते। जो फिजिकल क्लास तो वीडियो सारे भी वीडियो पे आ रहा था, उसको तो कुछ नहीं बोला, मुझे क्यों बोला? तुम्हारी शक्ल अच्छी नहीं है ना बेटा, आप क्लास लेते कहाँ हो फिजिकल? आपको जानते नहीं है ना, आपको ये नए अंकल आ गए क्लास लेने। अच्छा फिर ठीक है। दाऊद भाई। हाँ मैं बोल रहा हूँ आजकल वो लोग भी बोल रहे हैं जो फिजिकल क्लास के टाइम ऊपर स्टडी रूम में होते थे। सारे में क्या दिखा रहे हो तुम्हें? क्या दिखा रहे हो? सही बोल क्या है? कौन है ये? बेटा कभी ये क्या? अबे मैं तो लड़कियां भी है साथ में। चैट में अनब्लॉक करने वाली। भाई उस्मान, ओए अपना सीआर नहीं है क्लास का, फैजान का है। हाँ बोल। उस्मान बच्चों को फीडर दे दिया, अब रोने की आवाजें नहीं आ रही। दोबारा शुरू हो गई। बोल रही है कुछ? आ गई। शर्म करो, देखो बच्चे मेरे पास बस। अबे तुम्हारे बच्चे दोबारा रोना शुरू हो गए। हाँ देख लो। भाई तुम बच्चे संभाल लो या क्लास ले लो। हमजा बेटा अपने घर से भेज देना किसी को उसके पास। जो हुक्म भाई आपका, आप भी बोले अब। तो जैसा कि चल रही है। हाँ कोई तुतुल पुतुल कर रहा है। भाई ये किसी के घर ट्रक चल रहा है। इसको बड़े मसले हैं बहुत। हाँ है तो भाई मसले बहुत हमला तेरे को। भाई क्या मतलब किसान ना पढ़े? भाई चुप हो जाओ, मैं मट्टी डाल रहा हूँ, बात को खत्म करो। दाऊद भाई समझ जाओ। उस्मान तू बहुत बज रहा है तू कसम से। उस्मान तुम तो बोलो ही नहीं, तुम बच्चे संभालो सिर्फ। मैं बोल रहा हूँ बेटा, ज़ैफ़ा आपके पापा जी बोल रहे हैं। अच्छा ऑनलाइन पापा बना लिया तुमने। अबे वो कहाँ है? फैजान कहाँ है? फैजान सो रहा होगा। तुम बुलाओ फैजान को। मुझे तो लग रहा था कि आज वो वाली करेगा, मुझे अनब्लॉक कर दो वाली। वली इसको बड़े मसले। सर चले गए। टाइम खत्म हो गया। ओए हमजा बात सुन। हाँ अब सर आएंगे ना, हैंड रेस करके बोलिए सर वॉशरूम जाना। उज़ैफा मैं सब सुन रहा हूँ। उज़ैफा सर मैं क्लास में हुई नहीं। उज़ैफा मैं आपको सुन भी रहा हूँ, देख भी रहा हूँ। येलो शर्ट पहनी थी आपने।
सर मैं हुई नहीं क्लास में। दोस्त का सही मेंबर वक्त है पे क्या? आए हैं सर, माशाल्लाह सही वक्त पे आए हैं। भाई मैं माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं बिस्कुट खा रहा था भाई, बिस्कुट खा रहा हूँ, जरा चाय मैंने ब्रेक लिया, मैं सुबह से पढ़ा रहा था असल में भाई। ज्यादा ट्रांसपोर्ट तो भाई मैं सुबह सर से अकेले मैं सर अल्हम्दुलिल्लाह जो अवेश है ना, खानदानी ने आपको बिस्किट का आसरा दे दिया। नहीं बिस्किट तो मेरे पास, मैं रात को घर से पहले लेकर आया, नीचे उतरा था मैं ले आया था। असल में भाई मसला है सर कि मेरी मैं, अम्मी भी केक लेके आई थी। एक बात सुन ले, मैं जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह सुबह 8:30 से पढ़ा रहा हूँ नॉन स्टॉप। मैंने एक क्लास ली है 8:30 से 10, फिर 10 से 11:30, फिर 11:30 से आपकी क्लास शुरू हो गई थी, बैक टू बैक मतलब क्लास सारा थी बेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह। अगला माशाल्लाह माशाल्लाह। बस थोड़ा सा रह गया, नमाज के लिए जाऊंगा, 9:45 बजे नमाज होती है हमारे यहाँ, आप तो महान है सर। तो 1:30 बजे भी क्लास खत्म करके इंशाल्लाह 9:45 नमाज है। सर सर ये 10 मिनट हो गए ना, अब क्या बादशाह हैं सर आप। अच्छा और है सर। उसके बाद चेल्सी ने सब सर बोल रहा हूँ। ये सर उज़ैफा का माइक बंद करवाएं, ये कह रहे हैं सर को बोलो दही लेने जा रहा हूँ, वॉशरूम जा रहा हूँ। सर ये हरकत है उज़ैफा अच्छी मैं नहीं सुन रहा था सारी बातें हुज़ैफा की। सर मेरा सर बाइक ये बंद इनका है। सर माइक ही फजूल बंद बातें करें नहीं इनका। करो, फजूल चले बातें चले नहीं करो। चले चले, अब बस बस बातें बहुत हो गई। सर इनको रिमूव कर दें। ये बात थोड़ा सा रह गया, प्लीज साइलेंट हो जाए, बातें नहीं करें। सर 10 सर 10 मिनट हो गए। सर 10 मिनट रहते हैं, आप कोई वाकया बता दें। मैं बता रहा हूँ क्या सर को पढ़ा है। सुकून से खाने तो दो। सर इनको ये उज़ैफा को रिमूव करें, फिजिकल क्लास भी नहीं लेते थे, इनको ऑनलाइन भी नहीं लेने दें। सर आप कौन सा बिस्किट खा रहे हैं? मेरे देश का बिस्किट गाला। नहीं गाला सर नहीं। को शांति से बिस्किट खाने दो। नहीं हल्की फुल्की भूख में हल्का फुल्का टक। सर लू की प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं करते। भाई यार तुम सारी लंबी करने शुरू हो गए। बस साइलेंट साइलेंट। सर कोकोमो। मुझे भी दो। नो एक्स्ट्रा कमेंट प्लीज। आ जाओ। अच्छा मैं एक फाइल क्लियर कर रहा हूँ आपके सामने, और मैंने अभी जो हैंड आउट भेजे थे ना, एक बात सुन लें प्लीज साइलेंट, मैं बस काम की बात कर रहा हूँ। मैंने अभी जो हैंड आउट भेजे थे आपको, उसमें आपके पास एक तो था चैप्टर नंबर 10 जो मैंने कल पढ़ाया है, इंटेंजिबल नॉन करेंट एसेट। जी एक था सर। चैप्टर नंबर 12 प्रोविजन एंड कंटीजेंसी जो आज पढ़ाया है, और जी एक सर। फाइल थी प्रोविजन एंड कंटीजेंसी के नाम से, जो मैंने अभी पढ़ाते हुए सॉल्व किया था ना, जो कुछ भी सॉल्व किया, जो कुछ भी लिखा, जो कुछ भी समझाया, एक वो वाली फाइल थी, राइट? यस सर। जी सर। जी एक सर। आखिरी फाइल भेजी है जो चैप्टर मैंने अब तक नहीं पढ़ाया, उसका क्या नाम है? चैप्टर नंबर चैप्टर 4 अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशन, यही है ना? यस सर। अच्छा ये चैप्टर बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है तो थ्योरेटिकल, लेकिन ये पेपर में बिल्कुल इसके ऊपर एमसीक्यूज आते हैं, और ये असल में शुरू का चैप्टर है, लेकिन मैं बाद में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि इसमें आपके कॉन्सेप्ट जो है ना थोड़े टिपिकल हैं, और जब तक आप अकाउंटिंग नहीं पढ़ते तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ नहीं आते। नहीं अब आप काफ़ी अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब आप बड़े हो गए थोड़े से, तो मैं आपसे इंशाल्लाह कुछ बातें करूंगा जो आपको समझ में आना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। ये फाइल आपके सामने डिस्प्ले हो चुकी है मेरा ख्याल है, इस पे ऊपर लिखा हुआ भी आ रहा है चैप्टर का नाम, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड सर अकाउंटिंग में बड़े हुए सिर्फ वही बातें करिए। जी कन्वेंशंस। यस, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन। अच्छा मैं काम और ये भी कर रहा हूँ, ये जो मैंने हैंड आउट आपको दिया है ना, इसको भी यहाँ पे कॉपी करूँगा ताकि मुझे सामने रख के आपको पढ़ाने में आसानी हो, और बहुत इंटरेस्टिंग है ये, लेकिन थोड़ा सा टिपिकल होता है, अगर आपको गौर से समझेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ भी आएगा। देखिए इसमें बात होती है, इस वक्त आपको लिखा हुआ तो नज़र नहीं आ रहा ना? नो सर। ओके मैं ये कॉपी करता हूँ ना, 2 पेज का हैंड आउट है ना, पहला पेज कॉपी कर लेता हूँ पहले। अच्छा अब इस पे देखिए, असल में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट या कन्वेंशन क्या होता है, या इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्या है, या इस चैप्टर को किस तरीके से इंशाल्लाह हमने डिस्कस करना है। देखिए सबसे पहले तो एक बात ध्यान में रखें कि जो चैप्टर है, अब आया कुछ आपके सामने? यस सर। जी आ गया ना आपके सामने?
सर नॉर्मल वर्डिंग क्यों नहीं यूज की जाती इसमें? असल में ये थोड़ी सी अकाउंटिंग की अपनी जो है ना वर्डिंग है, ये अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट हैं, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होने चाहिए, राइट? ये आपके सिलेबस का चैप्टर 4 है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं चैप्टर का नाम ऊपर भी लिख देता हूँ, इसका नाम है अकाउंटिंग concept and यस conventions. कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस। असल में देखिए अकाउंटिंग आप लोग पढ़ रहे हैं, अभी बहुत सारी चीजें आपने पढ़ ली है और बहुत सारी चीजें इंशाल्लाह अभी हम आगे जाके भी पढ़ेंगे। याद रखिए अकाउंटिंग में जो हम अकाउंट्स बनाते हैं ना अपने कंपनी के एनुअल रिपोर्ट, अभी मैं थोड़ी देर पहले भी कह रहा था, देखिए हर कंपनी का एक ईयर एंड आता है, ये बात तो पता है ना? Yes, sir. यस सर। अच्छा, ईयर एंड पे कंपनी अपने क्या बनाती है? जी, हर ईयर एंड पे कंपनी क्या बनाती है? रिपोर्ट बनाती है। Statement, sir. फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसको कहते हैं। कंपनी अपनी Income फाइनेंशियल, statement. हाँ, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, वो भी इंशाल्लाह बनाना सिखाऊंगा आपको। लेकिन उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने के लिए वी हैव टू फॉलो सर्टेन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस, अकाउंटिंग रूल्स। ये वो नीचे सारी बातें लिखी हुई हैं कि ये बातें हम फॉलो करते हैं। कब करते हैं? एट द टाइम when we are going to prepare, when we are going to present annual report. Is that clear? Yes, sir. अच्छा, अब इसमें देखें, आपको वर्ड लिखे हुए नजर आ रहे हैं नीचे बॉक्स के अंदर? जी सर। पहला वर्ड क्या लिखा हुआ है? गोइंग कंसर्न। वेरी गुड। अब तूने गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, प्रूडेंस, कंसिस्टेंसी, मटेरियलिटी, सब्सटेंस ओवर फॉर्म, इसके अलावा और भी है अगले पेज पे। ये तो एक पे मैंने पेश किया, 2 पेज पे है। इस पे से पेपर में इस तरह आएगा कि आपको एक लाइन दी हुई होगी, वो बताना होगा इसमें कौन सा अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, राइट? जी सर। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है। अकाउंटिंग रेफर टू द सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ स्टेटमेंट रिजल्टिंग टू एसेट, लायबिलिटी एंड functioning result of a business. Accounting has to follow certain fundamental rules that form the basic accounting concepts and principles. The main purpose of financial accounting is to provide necessary economic information required for decision making in a business. देखिए हम रिपोर्ट क्यों बनाते हैं, ये बताओ, रिपोर्ट क्यों बनाते हो? ताकि उस रिपोर्ट को देखकर आप अपने डिसीजन ले सको। हाँ, यानी आपने रिपोर्ट बनाई, अब आपने देखा इतना प्रॉफिट हो रहा है, ये प्रोडक्ट इतने की बिक रही है, या अब किस तरह क्या करें, प्रॉफिट को और कैसे बढ़ाएं, प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैसे कम करें, अपने एक्सपेंस को कैसे ओवरकम करें, एसेट्स को कैसे इंक्रीज करें। मतलब आप बहुत सारे डिसीजन जो अपनी रिपोर्ट को देख के लेते हैं। भाई देखिए ना, डॉक्टर भी आपको बोलता है कि आप कोई टेस्ट करवाओ, टेस्ट के बाद रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट को देख के डॉक्टर आपको मेडिसिन एडवाइस करता है ना भाई। जी सर। तो हम भी कंपनीज की रिपोर्ट देख के ना, जो फाइनेंशियल एनालिस्ट होते हैं ना, वो कंपनी की बहुत सारी चीजें बताते हैं, इस कंपनी में ये खामी है, ये पॉजिटिव है, ये स्ट्रेंथ है, ये वीकनेस है, वो रिपोर्ट से पता चलती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग फॉलो सर्टेन रूल्स एंड गाइडलाइन टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी। अब मुझे ये बताओ, आप कहीं पे टेस्ट करवाते हो, डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है, तो वो रिपोर्ट आप अच्छी जगह से कराओगे ज्यादा अच्छा है, किसी लोकल जगह से? अच्छी जगह। किसी अच्छी लैब से ना, अच्छी जगह पे, ईसा लैब से करवा ली, कराची लैब से करवा ली, या जो मशहूर है डाउ से करवा दी, डाउ लैब से। तो देखिए कराची एक्सरे, आगा खान से करवा ली। हाँ, तो बात ये है कि आपको वहां पर रिलायबिलिटी ज्यादा होती है। बाज़ दफा अगर वो रिपोर्ट गलत बन जाए तो फिर आपकी रिलायबिलिटी उसमें नहीं रहती। तो याद रखें, यहाँ पर भी ये है कि ये रूल्स बनाए गए और आप इन रूल को फॉलो करके बनाएंगे तो आपकी रिपोर्ट की रिलायबिलिटी क्या हो जाएगी? आपकी रिपोर्ट की रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। यस सर। तो भाई ये रूल्स बनाए गए ताकि आप इनको फॉलो करें, और हम फॉलो भी करते हैं इन रूल को, जिसकी वजह से आपकी रिपोर्ट जो है वो रिलायबल होती है, रेलिवेंट होती है, एज पर डिसीजन मेकिंग नीड ऑफ यूजर।
बिकॉज के यूजर ने आपकी रिपोर्ट को देख के डिसीजन लेना है, तो डिसीजन उस वक्त रिलायबल होता है जब रिपोर्ट जिसको देखकर बनाई गई हो वो आपके पास पॉजिटिव हो। इज दैट क्लियर? यस सर। अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहला प्रिंसिपल, अब ये सारे प्रिंसिपल जो है ना, पहला प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ है? गोइंग कंसर्न। हाँ, गोइंग कंसर्न क्या होता है? दिस अकाउंटिंग प्रिंसिपल एज्यूम दैट अ कंपनी विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट long enough to carry out its objective and commitments and will not liquidate in the foreseeable future। देखिए, गोइंग कंसर्न आपको ये कहता है कि एक कंपनी जो है ना गोइंग कंसर्न पे चलती है। फॉर एग्जांपल, आप देखते हैं पीएसओ कंपनी के अकाउंट हर साल बनते हैं, हर कंपनी के अकाउंट हर साल बनते हैं, फिर नया साल शुरू होता है, फिर अगला साल खत्म होता है, फिर अकाउंट बनते हैं। क्यों बनते हैं? कौन से कॉन्सेप्ट पे बनते हैं? कंपनी किस कॉन्सेप्ट पे चल रही होती है? गोइंग कंसर्न, यानी कंपनी चल रही है और चलती रहेगी। मतलब कंपनी का कंसर्न किस पे चल रहा होता है? गोइंग कंसर्न पे। कंपनी की लाइफ जो है ना परपिचुअल लाइफ होती है। कंपनी अपने बिजनेस को ऐसा नहीं है, देखिए आपने सुना है ना, आप कितने अरसे से देखते हुए आ रहे हैं, पीएसओ, शील पाकिस्तान, शेल पाकिस्तान, ठीक है ना, इसी तरह पीआईए, यूनिलीवर, हिनोपाक, पाक सुजुकी, एटलस होंडा, गुल अहमद, ये सारी कंपनीज हैं। ये कौन से कॉन्सेप्ट पे चलती है? इनका कॉन्सेप्ट क्या होता है? गोइंग कंसर्न। मतलब कंपनी चल रही है, चलती रहेगी इंशाल्लाह, हर साल अपनी रिपोर्ट बनाएगी। इज दैट क्लियर? यस सर। तो भाई इंश्योरेंस कंपनी इसी पे चलती हैं, सारी कंपनीज गोइंग कंसर्न पे चल रही होती है, हर कंपनी, ठीक है। तो ये तो मैंने अभी आपको एक प्रिंसिपल पढ़ाया है, क्योंकि अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट है, आपको पता है 1:30 बजने वाला है, तो मैं क्लास अभी ऑफ कर दूंगा, लेकिन आपको मैंने आइडिया दे दिया है। लेकिन ये चैप्टर मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग अगर चाहो तो मैंने हैंड आउट भेज दिया है, अपने तौर पे पढ़ना, कुछ समझ आएगा शायद 30% या 40% या 30% समझ आए शायद, बाकी सर आप बेफिक्र हो जाए, पढ़ लेंगे हम। खाली पढ़ लेना, बाकी मैं एक एक प्रिंसिपल आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, सारे के सारे, क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट है, पेपर में भी आते हैं, ठीक है ना। 1:30 भी बज गया, फिर मेरे ख्याल है किसी और टीचर की क्लास भी होगी। असल में आईडी का मसला होता है ना, दूसरे टीचर को क्लास बोले सर हमारी कोई दूसरे सर क्लास ही नहीं ले रहा। आप लोगों की नहीं होगी, असल में मैं जिस आईडी पे क्लास ले रहा हूँ ना, आईडी आईसी में वाले देते हैं ना, उस आईडी पे किसी और टीचर की क्लास होती है क्लास के बाद। अच्छा ठीक है, तो मैं क्लास को ऑफ कर रहा हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में फिर आपको दोबारा क्लास होगी जुम्मे को, सेम टाइम पे मैं मैसेज भी कर दूंगा जुमेरात को इंशाल्लाह। आप लोग पढ़ें, बाकी इंशाल्लाह चीजें चलेंगी, जब तक ऑनलाइन है फिर इंशाल्लाह देखते हैं, अल्लाह मालिक है। ठीक है, आज की क्लास समझ आ गई सबको? कोई मसला तो नहीं था? यस सर, वॉइस प्रॉब्लम थी थोड़ी बस, ज्यादा तो नहीं थी मेरा ख्याल है। जैसे ज्यादा नहीं थी, ये ड्रामे कर रहे हैं बिला फालतू। ठीक है भाई, सर ये उस्मान और दाऊद के माइक ने बड़ा मसला किया। जी, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़। सर ये उस्मान के